भारतवर्ष की अगर हम बात करें, भारतवर्ष और वर्ष कुंडली, थोड़ा पहले आप इसको समझाइए। हॉलीवुड है जो, वहाँ पर जो कुछ सेलिब्रिटीज हैं उनकी डेथ हो सकती है। कोई पूर्व प्रधानमंत्री जो भी हैं उनकी मृत्यु हो सकती है अगले वर्ष। एआई तो अपने आप को हमेशा डेवलप करता रहता है, सुधार उसमें होता रहता है। फिर मुझे अंकित अग्निहोत्री जी की क्या जरूरत है? एआई के पास एक चीज नहीं होगी। यहाँ पर सबसे बड़ी जो हमारे एस्ट्रोलॉजी में इस टाइम दुविधा चल रही है, यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशंस नहीं है। आप जहाँ पहुँचिए, जिस छोटे मंदिर बड़े मंदिर के दरवाजे पर पहुँचिए, तो पंडित ये कह के डराते हैं कि यहाँ अगर मत्था नहीं टेका तो यात्रा अधूरी है। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति आज की डेट में बिना किसी पैसा खर्च के बाकी बिहारी के दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतनी अव्यवस्था का शिकार हो जाएगा, हो सकता है उसके बाद कोई मिसहैपनिंग भी हो जाए, हजारों लोग मारे जा सकते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में भीषण लैंडस्लाइड या बाढ़ आने का संकेत है। हमारे नाम का इतना इम्पैक्ट होता है और हमारे मरने के बाद भी वो नाम ही चला आ रहा होता है। एस्ट्रोलॉजी में किसी नाम की आवश्यकता होती ही नहीं है कभी भी। अपनी आस्था पर भरोसा रखिए और जो लोग आपकी आस्था और विश्वास के साथ खेल रहे हैं उनसे बचिए। कोई बड़ी ट्रेन दुर्घटना या हवाई दुर्घटना भी होने के चांसेस हैं। कुछ देश है जहाँ पर टेररिस्ट अटैक हो गए, इंडिया में भी फिर से वो चीज़ें हो सकती हैं। सीमा पर तनाव की स्थिति बढ़ सकती है। काला कोट, सफ़ेद कोट, एस्ट्रोलॉजर, इनसे जितना दूर रहोगे उतना ही बेहतर है। हमें जो इतने बड़े बड़े मंदिरों में, धाम में दर्शन करने जाते हैं, तो वहाँ क्या दान पेटी में फिर हम कुछ ना डालें? क्रूर ग्रह आपको ज्यादा चीजों को दिला पाते हैं, वो चाहे शनि है, चाहे राहु है, केतु है। कलयुग के देखिए राजा माने गए शनि, राहु, मंगल। 11th हाउस में अगर ये जा रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति की जो इनकम्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, कोई छीन नहीं सकता। 5 जून 2026 तक योगी आदित्यनाथ जी केंद्र में रहेंगे। टाइम शुरू हो चुका है। हाँ। कभी भी योगी जी दिल्ली आ सकते हैं और किसी बड़े कैबिनेट पोस्ट, खासकर रक्षा मंत्री जैसी पोस्ट को वो ले सकते हैं। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूँ आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी, लेकर हाजिर हूँ चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट। ये हुआ तो क्यों हुआ, ये ना होता तो कैसा होता। आपके जीवन में जो भी चीजें चल रही हैं उन्हें लेके तमाम तरह के सवाल आपके मन में जरूर आते होंगे। अब 2025 खत्म होने वाला है, 2026 में क्या होगा, सितारे बदलेंगे तो वो आपके लिए क्या लेके आएंगे, इस तरह के तमाम सवाल हम सब के होते हैं। आज उन्हीं का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। ये वाकई क्या प्रिडिक्ट कर पाना संभव होता है, या ये सारी चीज़ें जो भी आपके जीवन में घटित हो रही हैं वो एक्सीडेंटल हैं, ये भी आज के पॉडकास्ट में आपको पता चल जाएगा। आप जितने ज्योतिषीय पॉडकास्ट देखते हैं उन सब की रेमेडीज आपके लिए बनी है या फिर नहीं बनी है, ये भी आज हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं, आप उन्हें टेक ऑफ विद एसकेटी में एक बार नहीं 2 बार देख चुके हैं। बहुत प्यार आपने बरसाया उन पॉडकास्ट के लिए, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी। पर 2 पॉडकास्ट के बाद मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि देवी सरस्वती की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त है। शायद यही वजह है कि वो जितनी भी भविष्यवाणी करते हैं वो सब सटीक बैठती है। पहले की 2 पॉडकास्ट में हम ये देख चुके हैं, लेकिन आज खालिस हम मिथ बस्ट करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में, और तमाम तरह की ज्योतिषीय चीज़ें जो मार्केट में चल रही हैं उनकी सच्चाई आपको बताने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से मिलकर के हम स्वागत कर लेते हैं। भारतीय विद्या भवन से गोल्ड मेडलिस्ट वो रह चुके हैं, ज्योतिष की पढ़ाई उन्होंने की है, अंकित अग्निहोत्री जी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है अंकित जी। नमस्कार मैम, और सभी दर्शकों व्यूअर को मेरा नमस्कार। और आज इस पॉडकास्ट की शुरुआत भी हम रामचरितमानस की एक पंक्ति से करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सब के अंदर जो भगवान राम और सीता विराजमान हैं उन सबको मेरा नमन और प्रणाम। और इसी के साथ मैं इस पॉडकास्ट की शुरुआत करता हूँ कि भगवान राम की प्रेरणा से कुछ ऐसी चीज़ें मेरे माध्यम से आप तक पहुँचे जो आपके जीवन को बेहतर कर सकें। इस पॉडकास्ट का एक यही प्रयास है, तो अंत तक जुड़े रहिए, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके साथ रहेंगी। लेकिन प्रभु श्री राम और सीता जी हम सब के अंदर विराजमान हैं। बिल्कुल विराजमान है। देखिए डायरेक्ट प्रूफ है। ये कहते हैं ना कि भगवान सो गए हैं, जब तक यहाँ पर एक टिक टिक की आवाज़ आ रही मशीनरी की, भगवान आपके साथ हैं। भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया। अरे जिस दिन साथ छोड़ देंगे यहाँ से आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। यहीं पर भगवान विराजमान है। जैसे कि
हिरन कस्तूरी ढूंढता रहता है आपका, ठीक है, मृग, लेकिन उसको नहीं पता उसी के अंदर है, इसीलिए हम इधर उधर भटकते रहते हैं। इंसान के अंदर ही देवता है, इंसान के अंदर ही शैतान है, इंसान के अंदर ही राम है, इंसान के अंदर ही रावण है। मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है, तो राम हम सबके मन में है। बस हमें अपने अहंकार, लोभ, तृष्णा, ईर्ष्या रूपी रावण का दमन करना है, राम हमारे जागृत हो जाएंगे। आज के पॉडकास्ट में कोशिश ज़रूर हमारी ये रहेगी, लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा मुश्किल हो गया है आज के समय में। जी। ईर्ष्या, लोभ, इन चीज़ों का मिटा पाना, हम तो मुझे लगता है आगे ही आज के समय में इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लोभ है मन में, फिर जी। उसको पाने के लिए हम आगे बढ़ रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लोभ है, इसीलिए देखिए आपकी एस्ट्रोलॉजी भी देश काल पात्र के हिसाब से बदलती रहती है। जब एस्ट्रोलॉजी में बताया गया था कि कुंडली का 159 यानी जो धर्म त्रिकोण है ये ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, जुपिटर उच्च का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, तो आप एक अच्छे इंसान हैं। आज की डेट में बोला गया है कि आपके जो पाप भाव बोले गए 3, 6, 11 ये मजबूत होने चाहिए। 3 क्या है, आपको लड़ने की ताकत दे रहा है, एफर्ट्स, प्रयास। छठा आपकी कम्पिटेटिव स्किल्स, 11 उससे जो आपको रिसीट होना है। तो आज की डेट में तो जो डेबिलेटेड प्लानट है नीच के, वो ज़्यादा अच्छा कर देते हैं। अगर किसी का उच्च का बृहस्पति तो सिद्धांतवादी होगा, वो गलत काम के लिए समझौता नहीं करेगा। सूर्य उच्च का है, वो सिद्धांतों के आगे अपना पद भी त्याग देगा। नीच का ग्रह है, राहु है, मैनिपुलेशंस जानते हैं। नीच का बृहस्पति है, वो पैसा मना ही नहीं करेगा, आने दो। तो आजकल ऐसी एस्ट्रोलॉजी बदल गई, तो अब लोग तो ये नहीं जानना चाहते ना कि मुझे मोक्ष मिलेगा, कि मैं धर्म की प्राप्ति करूंगा, हाँ। ईश्वर की प्राप्ति करूँ। वो तो कहते हैं कि सीधी बात है, ये बताओ इतने पैसा करोड़ का मिलेगा। काम कर रहा हूँ, इतना फायदा होगा कि नहीं होगा, तो मैं पैसे लगाऊं। हाँ। शाम दाम दंड भेद मैं कर चुका हूँ, जिसको जितने पैसे देने थे दे चुका हूँ, अब मुझे बताओ काम होगा कि नहीं होगा। तो एस्ट्रोलॉजी चेंज होती जा रही है टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर अब आज की डेट में अगर आपको अचीव करने अपने लाइफ के जो टारगेट्स हैं, तो आपका जो पाप भाव है त्रिसढ़ाए 3, 6, 11 वो मजबूत होना ही चाहिए। और शायद इसीलिए कहते हैं कि क्रूर ग्रह आपको ज्यादा जी। चीजों को दिला पाते हैं, वो चाहे शनि है, चाहे शनि राहु है, केतु है। कलयुग के देखिए राजा माने गए शनि, राहु, मंगल। 11th हाउस में अगर ये जा रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति की जो इनकम्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, कोई छीन नहीं सकता। मतलब कहते हैं ना कि इसका कोई पैसा नहीं मार सकता। अब जिसकी कुंडली में उच्च का बृहस्पति बैठ गया 11वें भाव में, तो उसका तो नेचर ही होगा कि साधु वाला नेचर, काम कराने के बाद मन हो दे दो पैसे, नहीं तो आपने पैर छू लिए इसी में वो बहुत खुश हो गया, ठीक है रहने दो। अब किसी का मेलेफिक राहु बैठा है या सैटर्न बैठा है, वो कहेगा पैर वैर छुओ चाहे मत छुओ, जितना कमिट हुआ था पहले उतना रखो, तब काम आगे होगा। हाँ। तो इसलिए देखिए व्यक्ति की आवश्यकताएं बदलती गई हैं, आवश्यकताओं के अनुसार जो कुंडली की रीडिंग है वो बदलती जाती है। देश काल पात्र, जैसे कि यहाँ पर अगर 7th हाउस एक्टिवेटेड हो जाए शादी के बाद किसी का, या कोई मेलेफिक हो, तो हम बोलते हैं कि डिवोर्स होने वाला है, ठीक है, या आपका तलाक होने वाला है, तो यहाँ पर नेगेटिव लेते हैं। लेकिन फॉरेन कंट्री में इस चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं कि आपकी लाइफ में कोई नया आने वाला है, My वो God. खुश हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ एक कल्चर है कि 2 से 3 शादी होनी है। हाँ। यहाँ पर ये कल्चर नहीं है कि एक शादी के बाद अगर दूसरी शादी हो रही है तो मिसफॉर्चुनेट माना जाता है यहाँ पे, वहाँ पर फॉर्चुनेट माना जाता है। देश काल के हिसाब से चीजें Set निर्धारित हो करनी रही पड़ती हैं। हैं। शायद इसलिए कहते हैं कि पेड़ के लिए तो शेर सबसे अच्छा होता है, जी। क्योंकि वो पत्ते खाता नहीं है। उसके लिए हिरन और जो पत्ते खाने वाले जीव हैं वो बुरे हैं। जी। पेड़ के लिए तो शेर ही रक्षक है। रक्षक है। अब क्योंकि हमने देश काल की बात कर ली है, 2025 तो बस खत्म ही होने वाला है। कहते हैं बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि ले। तो अब मेरे जितने व्यूवर्स हैं वो 2026 कैसा रहेगा ये समझना चाहते होंगे, जानना चाहते होंगे। तो हम पर्सनल उनकी लाइफ पर आएं, उसके पहले भारतवर्ष की अगर हम बात करें, भारतवर्ष प्रदेश पे। और वर्ष कुंडली, थोड़ा पहले आप इसको समझाइए, फिर क्या घटित होगा वो समझेंगे। देखिए कुछ चीज़ों की प्रिडिक्शंस मंडेन एस्ट्रोलॉजी के थ्रू की जा सकती है। जैसे कि यहाँ पर इस टाइम बहुत सारे लोगों ने, जब 25 शुरू भी नहीं हुआ था तो एक ही लाइन बोल रहे थे कि मंगल का साल है, दंगल होगा, ये हो जाएगा, रोड एक्सीडेंट हो जाएंगे, आग की दुर्घटनाएं हो जाएंगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो हमने देखा सब कुछ हुआ, लेकिन सब सामान्य तरीके से चल रहा है। ऐसा कोई अफरा तफरी नहीं मच गई है। जो सामान्य जीवन में घटित घटनाएं होती हैं, जो लगभग हर वर्ष होती है, तो वो हो रही हैं। चलिए आपने अब 2026 की बात की है, तो हम 2026 को लेके कुछ, मैं काफ़ी स्टडीज़ करके लाया हूँ, तो आपको कुछ प्रेडिक्शंस दे देता हूँ। हमने 2025 की भी दी थी, खैर वो जा चुका है। तो 2026 में जो मेजर में प्रेडिक्शन आपको देना चाहता हूँ, अर्थ क्यूब आएगा, भयंकर भूकंप कई जगह, हजारों लोग मारे जा सकते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में भीषण लैंडस्लाइड या बाढ़ आने का संकेत है, ठीक है। कोई बड़ी ट्रेन दुर्घटना या हवाई दुर्घटना भी होने के चांसेस हैं, ये कहीं पर भी हो सकते हैं, प्लेन क्रैश। कुछ देश हैं जहाँ पर टेररिस्ट अटैक होंगे, जैसे रशिया,
आपका पाकिस्तान में कोई आत्मघाती हमला, इंडिया में भी फिर से वो चीज़ें हो सकती हैं, सीमा पर तनाव की स्थिति बढ़ सकती है, तो सावधान रहना चाहिए। एक और है कि बॉलीवुड है जो, वहाँ पर जो कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी डेथ हो सकती है, लाइक धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, ठीक है, ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं इनको थोड़ा सा जो चल रहा है समय ठीक नहीं चल रहा है। कुछ बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो, चाहे वो स्पोर्ट्स के हों और चाहे वो आपके आर्ट फील्ड में, बॉलीवुड या किसी भी तरह से हों, तो उनका तलाक होने की, डिवोर्स होने की संभावनाएं हैं, ठीक है। कोई पूर्व प्रधानमंत्री जो भी हैं उनकी मृत्यु हो सकती है अगले वर्ष, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी जी भी काफ़ी, यहाँ पर उनकी कुंडली भी ठीक नहीं दिख रही है। कुछ जो धार्मिक आपके आयोजन होने हैं और जो आपके कुछ हैं वहाँ पर भगदड़, आगजनी या फिर एक मॉब के थ्रू कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है। बड़ा कोई आंदोलन जो सरकार को परेशान कर दे, जैसे आपने किसान आंदोलन देखा था, और जहाँ से आम जनमानस भी प्रभावित हो, ऐसा होने की संभावना है। एक और चीज़, जंगलों में आग लग सकती है, कैलिफोर्निया के जंगलों में, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में और आपके ये उत्तराखंड के कुछ जंगलों में बड़े फायर इंसिडेंट हो सकते हैं। ये आपके 2026 में होंगे। ये मैंने बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करके बनाया है और इसका डेटा भी मैं आपको दे दूंगा। ये एनालिसिस कहाँ है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। व्यूअर्स एक बार एनालिसिस देख ले, मैं क्लियर कर देता हूँ। ये रहा एनालिसिस, ये ब्लैंक है, कोई एनालिसिस नहीं है। अब मैं आपको डेटा पर लेके आता हूँ। हाँ। जब हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हम जब भी कोई रीजन दे, हाँ। उस रीजन के पीछे लॉजिक होना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी का फॉर्मूला यूज होना चाहिए। वो सही हो चाहे ना हो, लेकिन आपका फॉर्मूला सही होना चाहिए कि आपने जो रूल अप्लाई किया वो ठीक था। ये जितनी चीज़ें हैं मैंने बोली हैं, हर साल घटित होती हैं, चाहे 2024 हो, चाहे 2025 हो, चाहे 2026 हो। इसमें किसी एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने बोला कोई बड़ा बॉलीवुड सेलिब्रिटी मर सकता है, तो इतने सारे लोग 80-90s के एरिया में चल रहे हैं, जितेंद्र हो गए, धर्मेंद्र हो गए, हो सकते हैं। सही हो गया तो फिर मैं आ जाऊंगा। मैंने कोट किया था, कैलिफोर्निया के जंगलों में हर साल आग लगती है। जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है, चाहे वो आपका कुंभ हो, चाहे कोई भी बड़ा आयोजन हो, वहाँ भगदड़ मस्ती को, कि मॉब है, जनता है, इतनी सारी जनता जब जाती है तो कई बार कंट्रोल करने में दिक्कत आती है। तो सामान्य घटनाएं हैं। ट्रेन एक्सीडेंट होते रहते हैं। हाँ, ट्रेन एक्सीडेंट अब प्रैक्टिकली धीमे धीमे कम होने शुरू इसलिए हो गए कि हमारी साइंस एंड टेक बहुत अच्छी हो गई है, AI का यूज़ होने लगा है, तो वो पहले से ही बहुत सारी हमें चीज़ें पता चल जाती हैं, तो ट्रेन एक्सीडेंट कम होने लगे हैं। प्लेन क्रैश नॉर्मली देखो, आप अगर डेटा उठाओगे तो हर साल कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्री, 190 कंट्रीज, इतनी फ्लाइटें चलती हैं, एक आध कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो यहाँ पर किसी एस्ट्रोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। ये सिंपल आपको बोल देना है, और अगर आपका सही हो जाए तो आप एस्ट्रोलॉजर है, नहीं सही हो जाए तो फिर कौन पकड़ के कुछ करने वाला है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो हमारी एस्ट्रोलॉजी में इस टाइम दुविधा चल रही है, यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशंस नहीं है। ऐसे लोग जिनके पास ना कोई डिग्री है, ना कोई साइंटिफिक अप्रोच है, वो आके मनगढ़ंत कहानियाँ बता रहे हैं। कोई रेगुलेशन नहीं है। जैसे कि अंग्रेज़ों ने कुछ किया था कि जो अंधविश्वास, तंत्र मंत्र, उल्टी सीधी चीज़ें फैलाएंगे, कुछ वो एक्ट है, लेकिन वो एक्ट अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है। तो जिसके मन में जो आ रहा है, जैसे झोला छाप डॉक्टर्स पे भी लगाम लगाई जाती है कि आप कंट्रोल करें, क्योंकि आपके पास डिग्री नहीं है। सबसे पहले तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से व्यक्ति के पास डिग्री होनी चाहिए। बिना एकेडमिक नॉलेज के आप एस्ट्रोलॉजर तो नहीं बन सकते। उसके बाद रिसर्च का पार्ट, मैं क्या कह रहा हूँ कि 2 तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। आप जब कोई प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो आपके पास या तो ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान कहाँ से आएगा? आपको स्कूल एकेडमिक चीज़ों से ही आएगा। आप महात्मा बुद्ध तो नहीं है, पेड़ के नीचे बैठेंगे और डाउनलोड हो जाएगा। बिल्कुल। आप एजुकेशन, या आप ध्यानी होने चाहिए। फिर आपको वो वाली कैटेगरी आती है कि आपने ईश्वर को इतनी उपासना की। तो ये कई बार हमारे शास्त्रों में कि सारस्वत मंत्र से पूरे का पूरा ज्ञान डाउनलोडेड हो जाता है। जो हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान है वो उन्होंने कहीं से सीखा नहीं, वो ईश्वर से डाउनलोडेड है। पराशर अगर एस्ट्रोलॉजी के बारे में बता रहे हैं, भृगु ऋषि बता रहे हैं, तो डाउनलोडेड ज्ञान है, उन्होंने अपने तप के बल से उसको पाया है। लेकिन जैसे ही वो आपको ज्ञान आ जाएगा तो आपको ये संसार मिथ्या लगने लगेगा, क्योंकि आप क्या है, मिट्टी का तन, मिट्टी का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय, मनुष्य इतना ही है बस। तो वो आप जब उनके पास जाएंगे तो पहले तो सर्व सुलभ होंगे ही नहीं। जो सिद्ध है वो साध्य नहीं है, उसको आप साध नहीं सकते, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। कि आपने चरण वंदना कर दी, आपने उसे प्रलोभन दिया, वो आपके अकॉर्डिंग आपको रेमेडीज बताने लगा, काम करने लगा। तो 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप ध्यानी हैं तो आप मिलेंगे नहीं यहाँ पर सांसारिक जीवन में, मिलेंगे हिमालय की कंदराओं में। हाँ। और आपसे भी वो चाहेंगे कि जैसे मैंने तप करके पाया तो आप भी वो ईश्वर के साथ कनेक्ट होकर तप करके पाओ। वो ईश्वर का राह आपको बताएंगे। जो ज्ञानी होगा, जैसे मैं कोई ध्यानी नहीं हूँ, कोई मेरे ऊपर इंट्यूशन पावर नहीं है,
कोई ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर कोई कान में बालाजी या कृष्ण जी या कोई देवी माँ बता रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी, एस्ट्रोलॉजी पे काम किया, फिक्स फार्मूलेस होते हैं उन पे, जैसे कि हर जगह होते हैं, तो उन फार्मूलेस को बेस बना के हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, उनका रेशियो अच्छा जाता है। कई बार हमारी ही कैलकुलेशन में कई चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है, तो कई बार जो प्रेडिक्शन है ऊपर नीचे हो जाती है, बट एस्ट्रोलॉजी हमेशा सही होती है। अब जैसे कि बहुत सारे लोगों ने शोर मचा रखा है कि बहुत बारिश है, अतिवृष्टि है, ये है वो, लेकिन लॉजिक देने में सबको समस्या आ रही है। लेकिन आप जब मंडेन एस्ट्रोलॉजी का वर्ड बोल रहे तो आप लॉजिक दीजिए। मैं लॉजिक देता हूँ, ये मार्च में ही आ गया था, पंचांगों में भी आ गया था, और जो एस्ट्रोलॉजी पे काम कर रहे हैं कि आपका मानसून कैसा जाएगा, इसके लिए जो टर्म यूज़ होता है आर्द्रा प्रवेश कुंडली। सूर्य जब आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है हर वर्ष 22 या 23 जून के आसपास, वहाँ से एक कुंडली बनती है। फिर वो अलग अलग डायरेक्शंस में पता चल जाता है कौन से डायरेक्शंस में ज़्यादा बारिश होनी है, नॉर्थ में, वेस्ट में, पूरी वहाँ पर नक्षत्र के हिसाब से आपकी जो देश है, जो पार्ट स्टेट है इंडिया के, वो आ जाते हैं, वहाँ से पता चल जाता है। तो मार्च में ही आ चुका था, इस बार अतिवृष्टि है, बहुत बारिश है, बाढ़ है, पंजाब और ये आपके जो स्टेट है बंगाल, यहाँ पर बाढ़ की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये एक लॉजिक होता है देने का, ठीक है। तो मैं बस यही कह रहा हूँ कि ज्ञान और ध्यान, ज्ञानी को तो आप पा सकती हैं, आपने मुझे सहर्ष बुलाया, मैं अपना ज्ञान आपके साथ शेयर करने के लिए आगे, ध्यान ही नहीं आते, क्योंकि ध्यानी के लिए ये सब मिथ्या है संसार। मैं इसमें ये समझना चाहती हूँ कि आपने कहा कि डॉक्टर्स के लिए तो रेगुलेशन है गवर्नमेंट का, लेकिन ज्योतिषियों के लिए नहीं है कोई रेगुलेशन। अगर ज्योतिषी कोई कोर्स करके भी मार्केट में आए तो वो जो दवा आपको दे रहे हैं फिर वो कहाँ से सिद्ध होगा? क्योंकि डॉक्टर्स तो जब कोई कोर्स करके आते हैं तो वो आपको लिख के देते हैं कि जी ये टेस्ट कराइए। अब वो टेस्ट अगेन साइंटिफिक है, वो जो दवाइयाँ लिख के देते हैं वो भी मार्केट में कहीं अवेलेबल होती है। अब आप अगर कहीं से ज्योतिष का कोर्स करके भी आए हैं, उसके बाद आप कौन सा रत्न दे रहे हैं, आप कौन सा दोहा चौपाई श्लोक दे रहे हैं, आप कितनी बार कहाँ दान करने को कह रहे हैं, फिर क्या इसका भी एक अलग सिलेबस बनाया जाएगा और उसी पर आधारित रेमेडीज लोग दे पाएंगे, दूसरा कुछ देना वर्जित है? देखिए, ज्योतिष कुछ ही जगह अच्छी सिखाई जा रही है इंडिया में। सबसे पहले तो मैं भारतीय विद्या भवन का नाम लेना चाहूँगा, जो आजकल के राव सर के सुपरविजन में 86-87 में शुरू हुई थी। वहाँ पर ज्योतिष की शुरुआत कोई क्रैश कोर्स नहीं होती, वहाँ जो ज्योतिष सीख रहे हैं ना, आज भी 17-18 साल हो गए सीख ही रहे, क्योंकि ज्योतिष, मैंने हमेशा कहा है, एक जन्म की विद्या ही नहीं, लगातार आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। तो वहाँ पर ज्योतिष का जो प्रारूप है, जो हम लोगों ने सीखा है, और जो आपकी एक्चुअल ज्योतिष है, वो कर्म सिद्धांत से शुरू होती है। कर्म सिद्धांत के बाद होते हुए जो आपके पुरुषार्थ, उसको एक्टिवेट करवाते हैं। पुरुषार्थ के बाद जो प्रार्थनाएं, सिंपल रेमेडीज़ जो ईश्वर को आपको कनेक्ट कर सकें। तो यहाँ पर जब आप चार्ट, जैसे आपने कहा कि आप पर्टिकुलर प्रॉब्लम देखना चाहते हैं, डॉक्टर टेस्ट करता है, तो एस्ट्रोलॉजी में वो टेस्ट ऑलरेडी है, उसको रीडिंग बोलते हैं। किसी को स्पाउस को लेके प्रॉब्लम है तो वहाँ पर फिर वो डिविजनल चार्ट का डेप्थ में एनालिसिस करेगा, उसका एक टेस्ट है, वो D30 चार्ट जो अरिस्ट के लिए देखते हैं, वहाँ पर एनालिसिस करेगा। D60 को भी ले सकता है, पराशर ने कहा कि हर इशू के लिए आप D60 ले सकते हैं। तो वो आपके एक तरीके के मेडिकल टेस्ट ही है कि वो करता जा रहा। फिर उसने फाइंड आउट किया कि ये आपके जो कर्म आए हैं, जैसे कि आपने जानते हैं संचित कर्म में के अलावा कुछ 3 तरह के कर्म होते हैं, फिक्स कर्मा, फ्लेक्सिबल कर्मा, सेमी फ्लेक्सिबल कर्मा। ये किस कैटेगरी में गए? अगर ये कंडीशन कंटिन्यू हर चार्ट में खराब है, इट मीन्स कि ये फिक्स कर्मा है और आपको इस जीवन में उसका प्रायश्चित भोगना ही भोगना है। बस प्रभु का ध्यान करते रहिए तो इस दुख और इस कष्ट को भोगने की क्षमता आ जाएगी। तो एस्ट्रोलॉजर यही बता देता है। कई बार जिनकी कुंडली में किड्स का ऑप्शन नहीं है, वो चाहे कोई भी प्रयास कर ले, नहीं होता। तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बोल देगा कि सर ये फिक्स कर पाया आपके। हाँ। पहले तो प्रभु का ध्यान दीजिए, जो कोई बोलता नहीं है। और प्रायश्चित करने के लिए अच्छा एस्ट्रोलॉजर बोलेगा, अगर वो रिकमेंडेड है, अच्छी जगह से पढ़ा है, वो आपको बहलाएगा नहीं कि आप ये पहन लो, ये पहन लो, हाँ। वो कर दो, वो लगा ये फिक्स कर पाए। नोबडी कैन इसको हटा सकता है, रिफ्यूज़ कर सकता है। ईश्वर की प्रार्थना कीजिए, शक्ति मिलेगी, और प्रायश्चित कीजिए, किसी अनाथ बच्चे को गोद लीजिए, उसका जीवन संवारिए जाके आप। डेस्टिनी ने आपके लिए यही लिखा है ऑप्शन। लेकिन ये अगर इतना साइंटिफिक है और सारे फॉर्मूले अगर इतने सेट हैं, तो हम क्यों ना फिर AI की मदद ले लें, AI ज्योतिषी हम बना दें। शायद मैं अंकित जी आपको बता रही हूँ, मैं अपने व्यूवर्स को भी फर्स्ट टाइम बता रही हूँ कि हम शायद बहुत जल्द इसके ऊपर एक पॉडकास्ट करने भी वाले हैं, क्योंकि इंडिया में अब एक ऐसा नया स्टार्टअप शुरू हो रहा है जहाँ पर ये सारे फॉर्मूले जो आप बता रहे हैं वो AI में फीड किया जाएगा। और अभी जैसे हम अंकित जी के पास जा रहे हैं, फिर उनका कहना है आप वैसे AI से पूछ लीजिए। और AI तो अपने आप को हमेशा डेवलप करता रहता है, सुधार उसमें होता रहता है। फिर मुझे अंकित तक नहीं होती जी की क्या ज़रूरत है, अगर जो फॉर्मूला आपके पास है, आपने सीखा है भारतीय विद्या भवन जाके, वही भारतीय विद्या भवन का सारा डेटा लेके मैं AI में फीड कर दूं और आपकी जगह उससे पूछूं।
बिल्कुल ठीक करिए। एआई जो मैथमेटिकल पार्ट है वो ठीक कर सकता है, ठीक है, जैसे डिविजनल चार्ट बनाना, दशाओं का कैलकुलेशन करना। लेकिन एआई के पास एक चीज़ नहीं होगी, वो है आपके इमोशंस। यहाँ की फीलिंग हमेशा आपको फील होगी। दूसरा, एआई फिक्स रूल पे काम करता है और एस्ट्रोलॉजी में बहुत फिक्स रूल काम करते नहीं हैं। यहाँ पर जैसे कि मंगल है, अब किसी का 7th हाउस से मंगल बैठा है तो एआई भी आपने डाल दिया कि मंगल का इम्पैक्ट है कि 7th हाउस है, ये मांगलिक है, मैरिड लाइफ में दिक्कत आएगी, लाइफ पार्टनर को प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जब एक एस्ट्रोलॉजर देखता है तो उसी मंगल की पोजीशन चेक करता है, अलग अलग डिविजनल चार्ट में, अलग अलग नक्षत्र में, अलग अलग तरीके से उसको प्रिडिक्ट करता है। जैसे आपका मंगल सिर्फ आपका मंगल है, वो आपके लिए यूनिक है, मेरा मंगल मेरे लिए यूनिक है। तो अभी दिक्कत क्या हो रही है कि सारा जो मार्केट में एआई बेस्ड कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। मंगल के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अग्रेशन, गुस्सा, लाइफ पार्टनर गुस्से वाला मिलेगा। हजारों कुंडलियाँ पड़ी हैं जिनकी कुंडली में 7th हाउस से मंगल है, लाइफ पार्टनर इतना सॉफ्ट स्पोकन है, इतनी अच्छी मैरिड लाइफ चल रही है। तो ये चीज़ें हमें ज्ञान से ही आएंगी। एआई आपका मैथमेटिकल पार्ट में मान लेता हूँ, ठीक है, और काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कोई यूज़ भी नहीं करता हाथ से बनाना आज की डेट में, हम जैसे कुछ बेवकूफ़ों को छोड़ के, क्योंकि उसमें टाइम लगता है और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो वो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में फिक्स फार्मूलेस आप जब डालेंगे तो वहाँ पर वो फिक्स फार्मूलेस को कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पाएगा आपके ऑरा के साथ, आपकी एनर्जी के साथ। एस्ट्रोलॉजर जब आप जाते हैं तो वो प्रारब्ध उस दिन वो तय करता है कि आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है। आपको अच्छे एस्ट्रोलॉजर को मिलना है, खराब एस्ट्रोलॉजर को मिलना है, ये भी प्रारब्ध तय करता है कि यहाँ से जो समय चल रहा है या आपका सुधरना है कि बिगड़ना है। गलत के पास जाएंगे उलझाएगा। हाँ। देखिए, और आजकल एस्ट्रोलॉजी का कोई मतलब नहीं रह गया। एस्ट्रोलॉजी कन्वर्ट हो गई रेमेडी पे। ये लंबी पूजा, ये जेम्स, ये टोटका, ये उपाय, ये कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैंने कहा है कि एस्ट्रोलॉजी की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कर्म को पहचानना कि व्यक्ति के कर्म कैसे हैं, वो उसको उसके चार्ट से दिख जाते हैं। किसी इवेंट को लेके वो पूछना चाह रहा है तो आप देखिए कि ये हो, अगर फ्लेक्सिबल कर्म है, मान लो डिविजनल चार्ट में प्रॉब्लम है किड्स को लेके, नवमांशा में भी प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन D7 चार्ट में जुपिटर की ब्लेसिंग्स मिल रही, 5th हाउस 5th लॉर्ड अच्छी कंडीशन में दिख रहे हैं, फिर हम बोल सकते हैं कि फ्लेक्सिबल कर्मा है। कुछ आपने काम किए थे जिसकी वजह से डिले है और बहुत कष्ट और मुसीबत से आपको मिलेगा। इसके लिए आपको जो पुरुषार्थ और प्रार्थना है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन मिल जाएगा। क्योंकि आपने डॉक्टर का उदाहरण दिया, इसलिए मैं ये समझना चाहती हूँ कि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हर किसी की ये मंशा होती है कि डॉक्टर सिर्फ हमें हमारा रोग ना बताए कि जी तुम्हारे हार्ट में प्रॉब्लम है, तुम्हें जोड़ों में दर्द रहेगा, तुम्हें माइग्रेन है। हम ये भी चाहते हैं कि वो हमें इसका इलाज दे, तभी डॉक्टर के पास जाने का कोई फायदा है। ठीक बात है। ऐसे ही हम सब ये चाहते हैं कि हम जब किसी ज्योतिषी के पास जाएं तो वो हमें सिर्फ ये ना बताए कि तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहेगा, तुम्हारा जो पहले से प्रारब्ध है वो लिखा जा चुका है कि तुम गरीब रहोगे। हम ये चाहते हैं कि वो हमें उसकी दवाई दे, जो कि रेमेडी होती है ज्योतिष में। बिल्कुल ठीक। तो मंशा तो यही है ज्योतिषी के पास मंशा जाने बिल्कुल की। ठीक है। अब डॉक्टर की आप बात कर रही हैं तो डॉक्टर भी कुछ ही बीमारियों के लिए आपको इलाज देता है। कई बार आपने डॉक्टर को सुना होगा, अब दवा से ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है, आप इनको घर ले जाओ। तो एस्ट्रोलॉजर भी कुछ कर्मास को ही लेके बोलता है कि इसमें आपको कुछ नहीं हो सकता, नॉर्मल रेमेडीज हैं, आप उनको कीजिए। जो आप ऐसा बोलते हैं? हाँ, मैं जो फिक्स कर्मा है उसके लिए तो बोलता हूँ। देखिए, अब यहाँ पर बैठा इंसान तो कोई नहीं काट सकता, लेकिन प्रभु की माया अपने आप में बहुत बड़ी है और मिरेकल्स होते हैं। तो आप प्रार्थना कीजिए, शायद वहाँ से कुछ हो सच्चे मन से। अच्छा, मैं आपके यहाँ पर चैनल पे बार बार बोला कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, लोगों ने किया, बहुत इम्पैक्ट आया। लॉजिकल रीजन मैं दे देता हूँ क्यों करना चाहिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। और इसको करने से क्या होता है कि आपके 9 के 9 जो ग्रह हैं वो एकदम अलाइनमेंट में आ जाते हैं। कारण विष्णु के जितने नव अवतार हुए हैं वो किसी न किसी प्लानेट को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका राम का अवतार सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, कृष्ण का अवतार आपका चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, नरसिंह अवतार आपका मंगल को रिप्रेजेंट करता है, गौतम बुद्ध का अवतार बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है, वामन अवतार जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, परशुराम अवतार वीनस को रिप्रेजेंट करता है, कूर्मा अवतार शनि को, वराह अवतार राहु को, मत्स्य अवतार केतु को। जब आपने इतने 1000 नाम पढ़ लिए तो फिर इधर क्यों भाग रहे हो? वही बात है ना कि मन में हमारे कस्तूरी है, हम भाग रहे हैं इधर उधर। तो देखो, अगर मांगना ही है तो ईश्वर से मांगो, मेरा बस ये कहना है। ईश्वर सच्ची शक्ति और भावना के साथ मांगो। मेरे पास इतने फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं कि साहब काम, कुछ बोलते हैं काम हुए भी हमारे, कुछ बोलते हैं साहब काम तो कोई नहीं हुआ, लेकिन बड़ी गजब की पॉजिटिव एनर्जी। अब हमें डर नहीं लगता, अब हमें लगता है जो सिचुएशन हम फेस कर लेंगे हम निकल जाएंगे इससे। तो बड़ा एक पॉजिटिव हो रहा हो गया। और उसमें क्या खर्च हो रहा है? आपका कुछ नहीं खर्च हो रहा है। लेकिन कई बार वही चीज़ है कि जो नॉर्मल डॉक्टर बोलते हैं आपको कोई बीमारी नहीं है,
तो आप उसको बोलोगे ये कम पढ़ा लिखा है, बेकार है। वही डॉक्टर आपको 10 टेस्ट लिख दे, एमआरआई, सीटी स्कैन और 10 ब्लड टेस्ट, उसके बाद बोल दे नहीं नहीं आपका सब ठीक है, ओके है, तो आप बोलोगे ये ज़्यादा काबिल है क्योंकि उसने टेस्ट लिखे थे। एस्ट्रोलॉजर ही बहुत सारी चीज़ों को टाइम टू टाइम जान जाते हैं, लेकिन अब ये उनका प्रारब्ध है कि वो किसको क्या करना चाहते हैं, लेकिन प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसको उसके कर्म के साथ जोड़ना जो उसको दिख रहा है, और उसको ईश्वर के साथ कनेक्ट करके उसके प्रारब्ध में अब उसको छोड़ देना। रेमेडी हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ हैं। अब संतान के लिए रेमेडीज़ हैं, आप गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, आप भगवान कृष्ण की आराधना कीजिए। शादी नहीं हो रही है तो आप माँ देवी कात्यायनी के मंत्र का वो कीजिए, रेमेडी आएंगी। लेकिन रेमेडी, मैं उन सारी रेमेडी के खिलाफ हूँ जो बिना पुरुषार्थ के कमाई जा रही हैं। शादी नहीं हो रही, एक काम करो कि एक ये नग पहन लो बाज़ार से जाके ख़रीद के, आपने उसको कमाया नहीं है। जब तक आप कर्म से कुछ कमाते नहीं हो उसका आपकी लाइफ में इम्पैक्ट नहीं आता। तो रेमेडीज़ हैं एस्ट्रोलॉजी में, मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं ग्रहों के। मैं तो कहता हूँ जितने लोगों की कोई महादशा चल रही है, एक माला उस ग्रह का बीज मंत्र करना चाहिए, और जिसकी अंतरदशा चल रही है एक माला उस ग्रह की अंतरदशा का बीज मंत्र करें। अपने आप में सारी रेमेडीज हो जाएंगी, सारे कष्ट हट जाएंगे, वो जितना नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है सब खत्म हो जाएगा। लेकिन समस्या बस यही कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन चाहिए हमको बहुत कुछ, और चाहिए और ना चाहिए कि इस खेल में और हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। हाँ। कि आपके पास समय नहीं है तो आप एक काम करो, 51,000 रुपये मुझे दो, और वही बड़ा आजकल तो ऑनलाइन संकल्प चल रहा है। आप लीजिए अपने हाथ में गंगा जल, वो भी अपने हाथ में, तो ना ऑरा कनेक्ट हो रहा है, ना एनर्जीज कनेक्ट हो रही हैं। मैंने कहा ना कि हम सब एक आध्यात्मिक आत्माएं हैं जो मानव शरीर में अलग अलग रूप में विचरण कर रही हैं, अपना काम कर रही हैं। तो उस काम को करते टाइम कई बार अच्छे कर्म और बुरे कर्म हमसे हो जाते हैं शरीर छोड़ने के बाद, लेकिन आपकी आत्मा वही यूनिक है, वो कंटिन्यू उन कर्मों को फॉलो कर रही है। इसी कारण आप देखती हैं ना, कई बच्चे जन्मजात बीमारी लेके पैदा होते हैं, या 7-8 साल में उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है, सीरियस बीमारी जो होती है, तो हम कहते हैं कि इतने छोटे बच्चे को क्यों सज़ा मिल रही है। तो हमें भगवत गीता को फॉलो करना चाहिए कि ये आध्यात्मिक आत्मा थी, और यहाँ पर जब ये नए शरीर में आई है तो अपने कुछ पुराने कर्मों को लेकर आई है जो भोगने ही है। इसको ईश्वर साधना से, कुछ ईश्वर की भक्ति से, मंत्रों की सहायता से ये रेमेडी, ये चीज़ें कम हो सकती हैं। तो रेमेडी हर चीज़ में है। तो इस हिसाब से तो क्योंकि 2026 के साथ हमने शुरुआत की थी, तो मेरे वो व्यूअर्स जो ये जानना चाहते हैं कि उनका 2026 कैसा होगा, वो सारा वेस्ट है, वर्ष कुंडली उनकी है जो वो वेस्ट है, वो काम नहीं करेगी फिर? नहीं, वर्ष कुंडली आपने जो बोली है, ये वर्ष कुंडली वैदिक कॉन्सेप्ट है। होता क्या है कि जो आपका जन्मदिन होता है, ठीक है, उस सूर्य के ऊपर से, यानी जन्मकालीन के सूर्य के ऊपर से, उस वर्ष का सूर्य जब उतने ही डिग्री उतने मिनट पे ट्रांजिट करता है तो आपकी वर्ष कुंडली बनती है। वर्ष कुंडली आपके इस जन्म दिवस से अगले जन्म दिवस के बीच की होती है। और यहाँ पर क्या होता है कि आप अपनी घटनाओं का माइक्रो एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पर जो दशाएं होती हैं वैसी दशाएं नहीं है कि अभी तो आपकी जी शनि की दशा चल रही है 17 साल की, या अभी इसकी अंतरदशा चल रही है 2.5 साल ये रहेगा। यहाँ पर जो दशाएं आती है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आती हैं, 1 महीना, 30 दिन, 25 दिन, ये दशाएं होती हैं। मुद्दा दशाएं, पात्यायनी दशाएं, योगिनी दशाएं। तो यहाँ से आप 15 दिन का, 20 दिन का प्रेडिक्शन ले सकते हैं। मुंथा एक टर्म यूज़ होता है, मुंथा की स्थिति क्या है चार्ट पे, उससे आप जान सकते हैं कि ये वर्ष कैसा रहने वाला है, कौन से इवेंट्स ज़्यादा रहेंगे। वर्षेश एक टर्म यूज़ होता है, वर्षेश की क्या कंडीशन है जो कुंडली में बना है। कुछ अच्छे ताजिक योग होते हैं, इत्तिशाल होना, अगर कोई बढ़िया इत्तिशाल हो रहा है आपका तो बड़ी अच्छी बात है, इस साल बड़े अच्छे इवेंट होंगे। ऐसे ही बहुत सारे नेगेटिव भी होते हैं, इसराफ, ऐसे कॉम्बिनेशन जो आपके ख़राब कॉम्बिनेशन को भी दर्शाते हैं। मेडिकल इश्यूज आना है कि नहीं आना है। जैसे इंदिरा गांधी का मैं एग्जांपल दे देता हूँ। 1979 टू 1980 की बीच की जो वर्ष कुंडली है, उठा के सभी लोग देख लें। उस वर्ष कुंडली में उस टाइम वो सत्ता में नहीं थी, वो नवंबर में बनी 1979 में, जनवरी में उन्होंने शपथ ली है। वो वर्ष कुंडली ने प्रॉमिस कर दिया था कि ये इस वर्ष 2 मेजर घटनाएं इनके साथ होंगी। चौथे भाव में मुंथा गया था, जनता का सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, वापस आएंगी सत्ता में, लोकतंत्र में बहाली होगी। लेकिन एक ऐसा अपयश भी इनके साथ जुड़ जाएगा जो जीवन भर इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। और उसी कुंडली में ये भी दिख रहा था कि जो ये वर्ष कुंडली है, पुत्र को लेके कष्ट आएगा और अपयश जुड़ेगा। तो उसी वर्ष वो जनवरी में शपथ भी लेती हैं। जून में संजय गांधी की प्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है, जिसको आज तक बहुत सारे लोग बोलते हैं जो अपयश जुड़ गया उनके साथ कि इंदिरा गांधी नहीं कराया था। तो ऐसे ही आपकी वर्ष कुंडली में जो इवेंट्स हैं वो आ जाते हैं। मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति को अपने जन्मदिन पे
अपने लिए एक वर्ष कुंडली जरूर देखनी चाहिए, बनानी चाहिए, जिससे कि वो एक प्रोफॉर्मा तैयार कर सके कि इस वर्ष क्या मेरी एनर्जी किस डायरेक्शन में ज़्यादा लगनी चाहिए, और प्रिवेंटिव इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके उनके जो नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट आप बढ़ा सकते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट आप कम कर सकते हैं उन चीज़ों को यूज़ करके। तो इंदिरा गांधी की तो वर्ष कुंडली का आपने जिक्र कर दिया, जी। और क्योंकि आप सारे नेताओं की और बड़े बड़े लोगों की कुंडली देखते रहते हैं, तो आई एम श्योर आपने वर्ष कुंडली फिर योगी आदित्यनाथ जी की भी जरूर देखी होगी। जी। और मोदी जी तो ये सितंबर में ही 75 के पूरे हो जाएंगे, जी। और 75 का पूरा होने का मतलब रिटायरमेंट उनको ले लेना चाहिए उनके अपने सिद्धांतों के हिसाब जी। से। तो उनकी वर्ष कुंडली भी क्या इस ओर इशारा कर रही है? योगी आदित्यनाथ जी की तो हालांकि जून में उनका जन्मदिन रहता है, मैं तो तब आपने पढ़ लिया होगा पढ़ लिया जून था। में। हाँ, मैं योगी आदित्यनाथ जी से शुरू कर देता हूँ। पहले तो हम एकदम कहीं पर भी अपनी जो प्रेडिक्शन उसको चेंज नहीं करेंगे। 2027 मिड में योगी आदित्यनाथ भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, और उसी टाइम ड्यूरेशन में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है जा रहा होगा, और ग्रेसफुल रिटायरमेंट में बोला है जो राष्ट्रपति की ओर इंगित करता है, उसी टाइम इलेक्शंस भी हैं वो होने हैं। वर्ष कुंडली का एनालिसिस करें तो योगी जी को इस वर्ष जो वर्ष कुंडली यानी इस 5 जून से जो शुरू हुई है और अगले 5 जून तक जो रहेगी, ठीक है, तो यहाँ पर वर्ष कुंडली का एक प्रॉमिस दिखता है कि हो सकता है कि उनकी जो दिल्ली आगमन है वो यहाँ हो जाए, और किसी बड़े कैबिनेट पद पे उनको बैठाया जाए, जैसे रक्षा मंत्री या इस तरीके के बड़े पद पे। तो यहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन की बात कर रहा हूँ मैं यूपी में, कि जो 2027 में यूपी में इलेक्शन होना है, हाँ। वो हो सकता है कि उससे पहले योगी जी दिल्ली में किसी बड़े कैबिनेट मिनिस्टर पर पद पर आ जाएं, और ये इनकी इस वर्ष कुंडली का प्रॉमिस है जो उनको मूवमेंट दिखा रही है। मैं चाहती हूँ आप फिर से रिपीट करें। 5 जून को उनका बर्थडे होता है, तो आपने 5 जून 2025 को उनकी वर्ष कुंडली देखी है, जो इस ओर इशारा कर रही है कि 5 जून 2026 तक योगी आदित्यनाथ जी केंद्र में रहेंगे। नहीं, 5 जून 2025 से जून 2026 के बीच में उस टाइम शुरू हो चुका है। हाँ। कभी भी योगी जी दिल्ली आ सकते हैं, और किसी बड़े कैबिनेट पोस्ट, खासकर मुझे जो उनका जो दिखा है वो मंगल का इम्पैक्ट ज़्यादा दिखा है, रक्षा मंत्री जैसी पोस्ट को वो ले सकते हैं। अब ये देखना है कि इवेंट कब होना है, टाइम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और ये शायद हो सकता है कि अगर प्रैक्टिकल अप्रोच देखें, ये तो मैं कुंडली की बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल अप्रोच कि अगर हम देखें तो मे भी बड़ी पोजीशन से पहले कुछ लोग चाह रहे हो कि कुछ 1-2 साल अनुभव ले। तो ये फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या करेंगे? उनकी कुंडली भी फिर आपसे दिखवानी पड़ेगी मुझे। उनकी कुंडली देखनी पड़ेगी, तो मैंने भी उन पे काम नहीं किया है, तो बिना कुंडली देखे मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करता, क्योंकि मेरे पास ना कोई इंट्यूशन है, ना मेरे पास काली माँ या कृष्णी काम में बता रहे। मैं सिंपल सा जो कैलकुलेशन है वो करता हूँ। मैंने अभी कैलकुलेशन नहीं की, अगले पॉडकास्ट में आएंगे तो हम जरूर डिस्कशन करेंगे। ये वो मुझे भी तो लग रहा है शायद 75 वर्ष के हो रहे हैं। राजनाथ सिंह जी पता नहीं एज नहीं बता। चलिए हाँ। ठीक है। अब मैं अभी सर्च कर लेती हूँ हाथ कंगन को आरसी क्या। मैंने बस थोड़ा सा ही आपको बताया कि मुझे भी लग रहा है वो 75 के कंप्लीट हो रहा है। हाँ, 51 बॉर्न है। हाँ, बस आ रहे हैं वो सॉल उड़ाने वाले प्रोसेस में। हाँ। तो डिटेल्ड में हम जब चार्ट पढ़ेंगे, लेकिन सॉल उड़ाने वाला प्रोसेस उनके साथ शुरू हो जाएगा। हाँ, ओहो, तो मतलब ये रक्षा हाँ, क्षेत्र में तो बहुत उथल पुथल हो गया। पाकिस्तान के साथ युद्ध भी कभी भी छिड़ सकता है, और आपने तो अभी प्रेडिक्शन में भी बता दिया कि ये तो होता ही रहता है, तो ये तो आप हर साल पहली भविष्यवाणी कर सकते हैं। देखिए, मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, मैं उसका रीजन देता हूँ। हवा में बात नहीं करनी, मैं हमेशा ही बोलता हूँ, रीजन देता हूँ। अब हम जैसे व्यक्ति की कुंडली वर्ष कुंडली बनाते हैं, वैसे ही आपकी देश की भी वर्ष कुंडली बनती है। इस बार जो भारत की वर्ष कुंडली बनी 15 अगस्त को बनी 2025, जो 15 अगस्त 2025 से 15 अगस्त 2026 तक रहेगी। यहाँ पर सबसे पहले एक जो टर्म होता है द्विजन्म लग्न का आना। जब भी कुंडली में द्विजन्म लग्न आता, चाहे व्यक्ति का हो चाहे देश का हो, वो अच्छा नहीं माना जाता। उस वर्ष जीवन में कठिन समस्याएं आती हैं, संघर्ष आता है, परेशानियाँ आती हैं, तो ये द्विजन्म लग्न का आना अच्छा इंडिकेशन नहीं है। मुंथा इन 7th हाउस, मुंथा अगर 7th हाउस में गया तो अशुभ माना गया है। वर्षेश मंगल है जो वीक है, तो ये कहीं ना कहीं युद्ध, परेशानी, वॉर, और कहीं ना कहीं आंतरिक स्तर पर भी थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं भारतवर्ष में, जो इस टाइम ड्यूरेशन में होंगी। भारत की मंगल की दशा भी चल रही है। उधर हम पाकिस्तान की भी कुंडली का एनालिसिस कर चुके हैं, वहाँ पर भी विघटनकारी दशाएं चली रही हैं। अब वो खुद ही बोल रहे हैं अब तो आशिम मुनीर कि हम तो ट्रक है, हमें टकराने से कोई दिक्कत नहीं है, भारत मर्सिडीज़ कार, वो सोच ले, यानी वो मेंटली तैयार बैठे कि हमारा क्या ही बिगाड़ोगे आप, हम आपका बिगाड़ लेंगे बहुत कुछ। हाँ। तो वहाँ पर भी आप देखिए तख्ता पलट, मैंने बोला था और बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आसिम मुनीर अमेरिका की मदद से वहाँ पर तख्ता पलट करेंगे, क्योंकि जो चचा ट्रंप हैं बिल्कुल बौखलाए हुए हैं।
वो अनाप शनाप जो काम कर रहे हैं करते रहेंगे, और इंडिया के लिए वो हार्मफुल हैं, नुकसान कर ही रहे, करते रहेंगे। इंडिया का मैंने कहा था कि वो पूरे विश्व को परेशानी में ला देंगे, तो वो कभी इजराइल के साथ खड़े हो जाएंगे कि आप ईरान पर अटैक कर दो, मैं खड़ा हूँ, तो उनको रोका जा रहा है। लेकिन किसी भी तरीके से रोटते पीटते वो अपने 4 साल पूरे कर लेंगे। ये जो 4 साल इनके रहेंगे पूरे देश को, दुनिया को तबाह करके रखेंगे, और इनके खिलाफ महाभियोग भी आएगा, लेकिन मैं अपना ये टेन्योर पूरा कर लेंगे, कोई इनको वैसी दिक्कत नहीं है। समस्या ये आएगी कि आंतरिक स्तर पर ट्रंप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। उनके देश में मैंने कहा है कि विघटन की स्थितियाँ आएंगी। लोग अभी भी बहुत अशांति कर रहे हैं, वहाँ पर विद्रोह कर रहे हैं, बहुत वहाँ पर अलग अलग स्टेट में चल रहा है जो उनकी पॉलिसीज़ के फेवर में नहीं है। लेकिन ट्रंप इन सारी चीज़ों को ओवरकम करके जब तक अपना नाम काले अक्षरों में नहीं लिखवा लेंगे अमेरिका के प्रेसिडेंटशिप में, तब तक वो रुकेंगे नहीं, वो 4 साल पूरे कर लेंगे। मेरा तो अमेरिका का वीज़ा भी नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने ट्रंप के लिए इतना बोल रखा है। मेरी सोशल वीडियो जाके देखेंगे तो रिजेक्ट कर देंगे। तो जब तक ट्रंप है मैं भी यूएस नहीं जा सकता। मैंने अभी हाल ही में जीडी बख्शी साहब का पॉडकास्ट किया, मेजर जनरल जीडी बख्शी, और उनको मेरे नाम लेके आपका पूछा कि हमने पॉडकास्ट किया था अंकित अग्निहोत्री जी का, तो उन्होंने कहा है कि भाई महाभियोग चल सकता है ट्रंप के ऊपर। तो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो, क्योंकि ट्रंप की हरकतें ऐसी रहती हैं, तो कोई भी उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता है। तो ऑल्दो वो ज्योतिषी नहीं है, पर क्योंकि ट्रंप की हरकतें ऐसी हैं, उन्होंने आपकी बात पर मुहर लगाई कि अमेरिका टुकड़ों में भी बट सकता है, जो स्थिति वहाँ की है आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से। और सेम विद ट्रंप की भाई वो जितना सिरफिरा है तो कुछ भी हो सकता है, महाभियोग लग सकता है। ये देखिए, मैंने ये जो प्रेडिक्शन दी थी, मुझे याद है मैंने मई 2023 या 24 में दी थी कि प्रेसिडेंट तो बन जाएंगे। उसके बाद मैंने अगली लाइन बहुत वैसे कही थी, बनने के बाद असली खेल शुरू होगा, जब ये परेशान करेंगे। इनका सूर्य बहुत पीड़ित है। अब अमेरिका एक तरीके से दुनिया का बॉस है, आप माने चाहे ना माने, उसकी पॉलिसीज़ पूरे वर्ल्ड पे आपके इम्पैक्ट डालेंगी। तो ये इम्पैक्ट ट्रंप का भी पूरे भारत पर आ रहा है। तो भारत में पाकिस्तान पर वापस आते हैं, वो अपनी ऐसी किसी हरकत से बाज नहीं आना है, और जो यहाँ पर जो चीज़ें होनी है वो होंगी। युद्ध जैसी स्थिति, आतंकवादी हमला, ये चार्ट में दिख रहा है। इसका मैं रीजन बता रहा हूँ। 7वें भाव में मुंथा गया है। मुंथा गुप्त शत्रु, आक्रमण, विदेशी आक्रमण, युद्ध जैसी स्थिति को दिखाता है। मंडेन एस्ट्रोलॉजी में अशांति, गृह युद्ध, इन चीज़ों को दिखाता है। तो ये वर्ष कुंडली में एक यहाँ पर आया हुआ है कि ये ऐसा होगा। और वैसे दशा भी भारत की मंगल की चल रही, मंगल सेना, आर्मी, कमांडर, इनका जो प्रभाव है वो ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाता है। ये एक रीजन है लॉजिकल, जिसकी वजह से मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये चीज़ होगी। अब क्या हम इसके थ्रू, या बाकी जितनी ज्योतिषीय घटनाएं हैं, जैसे बृहस्पति का अतिचारी होना, और मैं तो सुना है वो शायद 2032 तक अतिचारी रहने वाले हैं बृहस्पति, तो उनका भी क्या हमारे जीवन पर असर पड़ता है? मेरे जीवन पे पड़ेगा क्या असर उनका? देखिए, इस साल जो 2 मेजर ट्रांजैक्शंस होने, बाकी तो देखिए होते रहते हैं। मैं क्षमा कीजिएगा, मैं कहीं पर सुन रहा था, मैं रुक गया 2 मिनट उस रील को सुनते हुए। वो मोहतरमा बोल रही थी इस महीने बड़ा बड़ा बदलाव होने वाला है। सूर्य राशि परिवर्तन करने वाले हैं, बुध राशि परिवर्तन करने वाले हैं, मंगल राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो मुझे लगा कुछ नया होगा। फिर मैंने 2 सेकंड सोचा कि इसमें नया क्या है। सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, बुध हर 28 दिन में राशि परिवर्तन कर देते हैं, मंगल 45 दिन में कर देते हैं। सामान्य घटनाएं। आप क्या चाहती हैं कि वो राशि परिवर्तन ना हो, दिन रात या जो ऋतु परिवर्तन है वो ना हो। राशि परिवर्तन सामान्य घटना है। जो आपका ऐसा राशि परिवर्तन होता है जो रेयर होता है, जिसमें टाइम लगता है, जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है। शनि 2.5 साल। अब 2.5 साल किसी हाउस से बैठा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा या अच्छा करेगा। जुपिटर 1 साल बैठा है कहीं पर, कुछ ना कुछ तो करेगा। राहु केतु 1.5 ईयर। तो ट्रांजेक्शन्स में इन बड़े प्लैनेट्स को लेना चाहिए। जो 45 दिन, सूर्य संक्रांति हम हर महीने मनाते हैं, जैसे सूर्य 14-15 तारीख के आसपास जाता है हम मनाते हैं, वो सामान्य घटनाएं। तो इसको लेकर ऐसा बहुत ज़्यादा हर महीने ट्रांजिट से नहीं परेशान होना चाहिए। इस वर्ष जो 2 घटनाएं होनी है, बृहस्पति ट्रेसपासर अतिचारी है। तो इस बार जैसे कि एक राशि में 12 महीने रहते हैं, इस बार अभी ये मिथुन राशि में चल रहे हैं। 19 अक्टूबर के आसपास ये कर्क राशि, उच्च की राशि में आ जाएंगे एग्जॉल्टेड होके। 19 अक्टूबर टू 5 दिसंबर तक ये कर्क राशि में रहेंगे। इस टाइम ड्यूरेशन में जिनकी कुंडली में जुपिटर यानी अच्छी स्थिति में है, जिनकी दशा अंतरदशा भी चल रही है और प्लेसमेंट भी, लॉर्डशिप भी ठीक है, चूँकि उच्च की राशि में जा रहे हैं, तो ऐसे लोग जिनकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, कुछ रुके हुए काम जो काफ़ी टाइम से
होते नहीं कि एंड मोमेंट पे होते हैं, साइन नहीं हो रही फाइल, जॉब में इंटरव्यू हो गया, लेटर नहीं आ रहा, तो वो एक झटके में काम करा के निकल जाएंगे, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आएंगे, यानी आपका मुझे लगा 45-50 दिन, 19 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक। तो ऐसे जितने लोग जिनकी कुंडली में बृहस्पति की दशा अंतर प्रत्यंतर दशा का कॉम्बिनेशन है, और मैं कहूँगा ओवरऑल अपनी राशि में जा रहे हैं, उच्च के होके जा रहे हैं, जहाँ पर भी जाएंगे भला ही करेंगे। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है सभी के लिए मैं बोलूँगा कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, पॉजिटिव ही आना चाहिए सभी को इम्पैक्ट। कोई आप नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो गुरु की इस टाइम ड्यूरेशन में अच्छा कर सकते हैं। एक शनि का जो रेट्रोग्रेड चल रहे हैं वो 28 नवंबर के आसपास मार्गी हो जाएंगे। तो जैसे 13 जुलाई के आसपास रेट्रोग्रेड हुए थे, जहाँ तक मुझे ध्यान है, तो जब ये रेट्रोग्रेड हुए तो जब प्लानेट रेट्रोग्रेड हो जाता है तो कई बार हमारे प्लान जो काम चल रहे होते हैं अचानक रुक जाते हैं, वो भी ब्रेक हो जाते हैं। अब वो जितने प्रश्न शास्त्र में भी एक आ गया, जैसे आप किसी से कोई प्रश्न पूछने गए, उस टाइम कोई प्लानेट रेट्रोग्रेड है, आपने पूछा कि मेरे हस्बैंड बाहर गए, वो कब तक वापस आएंगे, तो उसमें देखा जाएगा अगर कोई प्लानेट उस टाइम रेट्रोग्रेड है तो बोला जाएगा जैसे ही ये मार्गी होगा वो वापस आ जाएंगे। तो ऐसे ही जितने लोगों के अधूरे काम हैं, जो प्रोजेक्ट हैं जो एकदम रुके हुए थे, तो यहाँ मार्गी होने पर उनके लिए भी बेनिफिट होगा। तो ये शुभ ट्रांजिट है, शनि की पोजीशंस ठीक होगी। काफ़ी टाइम से जो परेशान है, जो अपना प्रमोशन इनका होल्ड हो रखा है, जिनकी पोजीशंस अपग्रेड होनी है, जिनको नई जॉब की तलाश है, एक बार मार्गी होने के बाद फिर उनके लिए भी वो अच्छा करना शुरू कर देंगे। बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है जो अतिचारी होके, तो वहाँ टाइम ड्यूरेशन में एजुकेशन रिलेटेड काम, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड काम, या जितना भी कंसल्टेंसी एडवाइजरी वर्ड से लोग जुड़े हुए हैं जिनका काम, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ बेटर होगा, अच्छा होगा। क्योंकि जुपिटर क्या है आपका? एडवाइजर, सलाहकार, मंत्री। जो सारे काम ज्ञान से होते हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल से होते हैं, जहाँ पर आपका ज्ञान ही आपका प्रोडक्ट है, ऐसे लोग उस टाइम ड्यूरेशन में पक्का कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, उनके जीवन में अपग्रेड होंगे। हमारे लिए देखना तब और आसान हो जाता है अंकित जी, जब हमें कोई राशि के हिसाब से बता दे या हमें नंबर्स के हिसाब से बता दे। अब ये आपने जो बताया ना, इसमें मुझे बहुत ढूंढना पड़ेगा कि क्या मेरा वैचारिक काम है कि नहीं, क्या मैं साइंस की तरफ हूँ या नहीं। तो क्या ये वाली जो प्रिडिक्शंस हैं, जो मुझे लगता है अब 2026 आ रहा है, तो हम सब ढूंढेंगे कि मेष राशि के लिए कैसा रहेगा, शनि वृश्चिक के लिए कैसा होगा, तो क्या इस हिसाब से भी आप प्रिडिक्ट करते हैं, नंबर वाइज बताते हैं, या आपकी टेक्निक अलग है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो आपका दैनिक राशिफल और वार्षिक राशिफल है, इसका इम्पैक्ट एकदम जेनरिक है। यानी जैसे आपको बुखार हो और मैं आपको केवल डोलो दे दूं विदाउट एनी चेकिंग, वो चीज़ है। तो मैं बहुत ज़्यादा राशि मानता नहीं हूँ जो आपकी होती है, क्योंकि यूनिक डोलो असर करती है, कई बार नहीं करती है, क्योंकि आपने अगर चेक नहीं किया है तो असर तो करेगी। अब मैं आपको बोल दूंगी 5 बातें वही फिर से, कि शाम तक जीवन साथी के साथ या तो आपके संबंध अच्छे होंगे या कोई तनाव होगा, कार्य क्षेत्र पे आपको कोई परेशान करेगा, आर्थिक स्थिति आपकी हर वर्ष बेहतर होगी, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, नए लोगों से, पुराने लोगों से मुलाकात होगी। हाँ। यही तो लिखा होता है राशि में, और क्या लिखा होता है? पर हम फील करते हैं कि वो ठीक जा रहा है, क्यों हमें फिर वही चीज़ है। इसके लिए राव सर कहते हैं इन चीज़ों के लिए किसी कुंडली एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है। जैसे कहा ना, ब्लैंक पेपर लेके बैठ जाओ और अब बोलना शुरू कर दो। जब आप किसी को स्पेसिफिक और यूनिक चीज़ देते हैं कि इस टाइम ड्यूरेशन से इस टाइम ड्यूरेशन तक आपकी जॉब जा सकती है, बच के रहिएगा, कारण आपका मूवमेंट गलत हो रहा है, आपका ट्रांजिट और दशाएं भी आपकी 6, 8, 12 की चल रही हैं, और आपका ट्रांसफ़र होगा। ये एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी आपको एक्यूरेसी पे ले जाती है। जो राशि वाला है, फिर वो मैं हमेशा कहता हूँ 65 करोड़ लोगों की लगभग एक ही राशि होगी, 1 से 12 तक। और ट्रांजिट और राशियों का देखिए, सबसे पहली एस्ट्रोलॉजी में जो चीज़ समझनी है, सबसे पहले किसी चीज़ का प्रॉमिस होना चाहिए। मेरी शादी होनी है कि नहीं होनी, सबसे पहले तो मेरे चार्ट में प्रॉमिस होना चाहिए। हो सकता है मेरे चार्ट में प्रॉमिस ही नहीं है शादी का, डिनाइल ऑफ मैरिज है, और हम हर साल पढ़ रहे हैं कि दशा भी आ गई, फिर ट्रांजिट भी आ गया, गुरु का 7वें भाव में, शादी क्यों नहीं हो रही मेरी। तो पीडीटी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, यानी आपका जो पहला है प्रॉमिस कि आपकी शादी है, होगी, फिर उसके अनुकूल दशा आनी चाहिए, दशा आ गई, फिर ट्रांजिट सबसे आखिरी में होता है। अब एस्ट्रोलॉजी केवल ट्रांजिट बेस्ड कर दी गई है। ट्रांजिट क्या है, उस पीरियड को शॉर्ट कर देता है कि इस पीरियड में ऐसा होने की संभावना है, मूवमेंट हो रहा है। अब ट्रांजिट को मैं और लेमैन की लैंग्वेज समझा दूं, अगर आपके नाम की चिट्ठी नहीं है, सपोज मुझे आपको कुछ देना हो, पहले उससे पहले तो वो चिट्ठी मुझे बनानी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। ट्रांजिट एक पोस्टमैन है, डाकिया है, लाख बार वो आपके दरवाजे से निकले, लेकिन जब आपके नाम की चिट्ठी नहीं है तो कैसे दे देगा आपको? वही प्रॉमिस है, वही दशा है। तो वो समझना चाहिए कि ट्रांजिट तो आएगा ही, क्योंकि मूवमेंट तो होगा ही प्लानेट का। हाँ। ऐसा नहीं होगा कि बृहस्पति आज कर्क में है तो कर्क में ही बने रहेंगे, वो आगे लियो में भी जाएंगे। तो ट्रांजिट सबसे लास्ट पार्ट होता है किसी इवेंट का,
वो केवल उस टाइम ड्यूरेशन को और नैरो करने के लिए। बाकी तो आपकी जो प्रॉमिस है वो होना चाहिए उस इवेंट को होने के लिए। उस वर्ष क्या वो प्रॉमिस है, क्या वो दशा है, तभी तो वो इवेंट होगा। दशा प्रॉमिस ही नहीं है तो आप फिर क्या कर लोगे? ट्रांजिट आएगा, डाकिया आएगा, बगल वाले की चिट्ठी दे के चला जाएगा, आपको अरे इस बार भी नहीं आया। तो उसकी ट्रांजिट की कोई गलती नहीं होती, गलती हमारी होती है। एक कुंडली देखने में मैं राव सर का ही नाम आया तो मैं हमेशा उनकी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। वो एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, जब भी आप किसी का चार्ट देखें, PAC डेयर्स करके कॉम्बिनेशन उसको देखें। पोजीशन P से A से एस्पेक्ट, C से कंजक्शन, D से आपके धन योग, A से अरिष्ट योग, R से राजयोग, S से स्पेशल योग जैसे नाभस योग। इस कॉम्बिनेशन में जब आप किसी का चार्ट देखते हैं तो आपको उसके इवेंट्स होते दिखते हैं। तो आपको मैं यही कहूँगा, राशि जेनरिक आप पढ़ सकते हो। मन को बहलाने के लिए गालिब यह ख्याल अच्छा है कि इस वर्ष आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। हाँ। होगी कि नहीं होगी पहले तो मैं देखना पड़ेगा कि तुम्हारी 10th हाउस, D10 और इन सब की कंडीशन क्या है। दूसरा, वो दशाएं चल रही हैं जो प्रमोशन कराती हैं, तब तो फिर हम राशि पे जाएंगे। राशि तो ट्रांजिट बेस्ड ही है ना मैडम। तो जब आप राशियों को जेनेरिक, राशिफल को जेनेरिक बता रहे हैं तो फिर तो अंक शास्त्र के लिए भी आपका वही विचार होगा? अंक शास्त्र के लिए तो मैं जिस ऑफिस में बैठता हूँ, मैं आपको ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, आप इसको चेक कर सकते हैं इस फैक्ट को। वहाँ नीचे एक चाय लगाता है। एक दिन वो मेरे पास किसी वजह से टकरा गया, जानता है, पूछा उसने, मुझे कुंडली दिखानी है। तो उसने जो अपनी डेट ऑफ बर्थ दी ना, वो सेम डेट ऑफ बर्थ अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी की है। अब टाइम की वजह से चार्ट तो बदल जाएंगे, लेकिन अब अगर हम डेट का कॉन्सेप्ट लें तो वही डेट अनिल अंबानी की है, मुकेश अंबानी की है, वही उस चाय वाले की। फिर इतना अंतर क्यों? मुझे बता दे कोई भी। अब आप उसी कॉम्बिनेशन को तो लूसो ग्रिड, ये ग्रिड, वो सब लगाओगे, उसी को तो करोगे ना, उसी का मूलांक बनाओगे, उसी का ड्राइवर बनाओगे, उसी का कंडक्टर बनाओगे, यही करोगे ना। आपको मैक्सिमम डेट ऑफ बर्थ चाहिए ना, ले लो डेट ऑफ बर्थ कि इतने बज के यहाँ पर हुआ। इस हिसाब से तो अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी जब पैदा हुए तो ठीक उसी टाइम पे भी कोई और पैदा हुआ होगा। बिल्कुल पैदा हुआ होगा। लेकिन उनमें भी तो बदलाव रहता है, चाहे भाग्य हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे वैभव हो, ऐश्वर्य हो, हर चीज में फर्क रहता है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ के लिए ये एग्जांपल दे रहे हैं तो वही चीज तो फिर कुंडली के लिए भी नहीं हुई। कुंडली के लिए आपके क्या होता है कि हम हमेशा जो यहाँ पर बात करते हैं, कोई भी एस्ट्रोलॉजर 3P कॉन्सेप्ट पे एस्ट्रोलॉजी काम करती है। आपकी कुंडली में एक तो आपका टाइम यूनिक होता है, और टाइम यूनिक के साथ आपकी जो डेस्टिनी है वो एकदम अलग डिफाइन होती है डिविजनल चार्ट्स के माध्यम से, जो कई बार सेकंडों में बदलते हैं। आपके जो D60 चार्ट वो सेकंडों में बदल जाता है। तो हम अब इसको हम अगर मैथमेटिकली देखें तो एक 24 घंटे के वेरिएशन पे आपकी प्रेडिक्शन कर रहा है और एक कुछ सेकंडों के वेरिएशन पे कर रहा है। तो ज़्यादा एक्यूरेट क्या हुआ? हम अगर एक्यूरेसी पे जाए तो जवाब आपके सामने है, सेकंड वाला। अब डेस्टिनी हर आदमी की 3P पे काम करती है, प्रारब्ध, पुरुषार्थ, प्रार्थना। आपके पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास मिले, वहाँ से आपका ये डेस्टिनी शुरू हो गई। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक्यूरेसी कहाँ पर ज़्यादा, तो एस्ट्रोलॉजी की एक्यूरेसी सेकंड्स में हम आपके डेस्टिनी तक जा रहे हैं। और ये जो ज्ञान है ये हमारा वैदिक ज्ञान है, सनातन ज्ञान है, डाउनलोडेड ज्ञान है। इसमें कोई ऐसा नहीं है किसी ने मैन या किसी आदमी ने बैठ के इसको लिखा हो। ये देवताओं द्वारा ज्ञान है। तो सनातन को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, उनके लिए इस पर विश्वास करना आसान हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अंक शास्त्र भारत का ज्ञान है या सनातन परंपरा है। हम हमेशा वैदिक और सनातन, क्योंकि हमारा ज्ञान आज की हमें दबा दिया गया। लेकिन तो आप देखिए, हम अगर ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी जैसे रूल्स तो भास्कराचार्य ने लीलावती में 12वीं सदी में लिख दिए थे, न्यूटन ने तो बहुत बाद में बताए। नहीं, लेकिन कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, और न्यूमरोलॉजी में नाम को लेके बड़ा, इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत उसका महत्व बताया गया है कि आपका नाम आपके लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट डालता है। हम मर भी जाएंगे, हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, अभी मुझे राजनाथ सिंह की देखिए सर्च करना पड़ा उनका ईयर, लेकिन राजनाथ सिंह तो मुझे पता है कि हमारे रक्षा मंत्री हैं। तो हमारे नाम का इतना इम्पैक्ट होता है और हमारे मरने के बाद भी वो नाम ही चला आ रहा होता है। इसीलिए वो कहते हैं कि जी सबसे ज़्यादा प्रभाव चूंकि इसका है तो हम इसका अक्षर बदल के और भाग्य बदल सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, नाम मैं हमेशा बोलता हूँ कर्म सिद्धांत के अनुसार एस्ट्रोलॉजी में किसी नाम की आवश्यकता होती ही नहीं है कभी भी। यहाँ पर पूछा जाता है आपका DOB, TOB, POB, आप राम है, श्याम है, मोहन है, सीता है, गीता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ। जो कर्म है वही आपके नाम है। भगवत गीता भी ये कहती है जो कर्म है वही आपका नाम है, वहीं से आपका नाम बनेगा बिगड़ेगा। नाम बनाया जाता है, नाम बिगाड़ा जाता है। नाम बदल के भाग्य नहीं बनाया जाता। ये एक मिथ है। देखिए, शॉर्टकट
अच्छी बात है कीजिए, लेकिन शॉर्टकट से कितने लोगों ने नाम बदल लिया। मैंने पिछली बार भी बोला था, तुषार कपूर ने नाम बदल के क्या कर लिया, अरबाज खान ने अपने नाम को आगे पीछे जोड़ के क्या वो बन गए सलमान खान? नहीं बने ना। क्या तुषार कपूर जितेंद्र बन गया? नहीं बना ना। ऐसे मैं आपको दिखा दूंगा कम से कम हज़ारों लोग हैं जिन्होंने नाम में डबल ए कर रखे, मेरे पास आते हैं, मैं हंसता हूँ पहले कि आप लगता है निपट के आ चुके हैं कहीं पे अच्छे से, तो फिर वो भी हंसते हैं कि हाँ वो बहुत बड़े वाले हैं, बॉम्बे वाले। 5 ही मिनट दिए तो कहा था इस नाम के आगे ये लगा लो और सब बदल जाएगा। तो तब से हमने अपने सर्टिफिकेट से लेकर हर जगह बदले, कुछ नहीं हुआ, जहाँ थे वहीं है। तो देखिए, मेरी या किसी की भी बात व्यक्ति को लॉजिकल माननी चाहिए। अगर लॉजिक है तो मानिए, नहीं है तो मत मानिए। और एस्ट्रोलॉजी भी बहुत विश्वास का गेम है। अगर आपको विश्वास है तो आप मानिए, अगर नहीं विश्वास है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना भगवान को ना किसी को। वो केवल एक ही चीज़ बिलीव करते हैं, कर्म। आप काम करो, बढ़ते जाओ। अब मैं लॉजिक के ऊपर आ रही हूँ। आप डॉक्टर भले ही अच्छे हों, लेकिन इससे मुझे पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है। एक ऐसा आदमी, आप चाहे आप इसे धूर्त बनाना बोल लीजिए या मेरी नज़रों में आप इसे पॉजिटिविटी देना किसी को बोल लीजिए, कि अगर किसी का सब कुछ ख़राब चल रहा है और किसी ने कह दिया ये रत्न धारण कर लो तो 6 महीने में तरक्की होगी, अब वो 6 महीने तक वो व्यक्ति बड़ा पॉजिटिव है। अगर मैंने कह दिया कि तुम ये नाम अगर अपना बदल लोगे तो तुम देखोगे भविष्य में जो भी समस्याएं आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। अब वैसा करके वो जो बिलीफ मेरे अंदर आया, शायद उससे मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आई और मैं मन से अपने काम में लग गई। अब अगर मैं अंकित जी के पास आती हूँ तो अंकित जी मेरे अंदर कैसे पॉजिटिविटी भरेंगे? क्योंकि मैं देख रही हूँ रत्न तो आपने पहन नहीं रखा है। मेरे व्यूअर्स को आप दिखा दो एक बार फिर से कुछ। मैंने रेमेडी की इन रत्न को उतार के, लोग रत्न पहन के रेमेडी करते हैं। हाँ। मैंने रत्न उतार के रेमेडी की है। मैं गले में भी कुछ नहीं पहन रखा है आपने? कोई ताबीज वाबीज पता लगे आपने पहन रखी हो? मैं आपको बता देता हूँ कि करवा चौथ आने वाला है। वीनस जिस लोग को ठीक करना है, यानी पत्नी को खुश रखे, वीनस अपने आप अच्छा हो जाएगा। हाँ। तो मैंने क्या किया, ये जो रत्न थे इनको उतार के इनका जो नग या नगीना था उसको तोड़ दिया कि ये किसी और को नुकसान ना पहुंचाए। और मैं किसी को रीसेल करता हूँ, किसी आगे को बेच देते। जो गोल्ड था उसको मैंने दे दिया सुनार को और कहा इसके बढ़िया से इयरिंग्स बना दो। तो उसने मेरी वाइफ के लिए बढ़िया से इयरिंग्स बना दिए और मैं अपनी वाइफ को करवा चौथ पे दूंगा तो मेरा वीनस ऑलरेडी इनहेंस हो जाएगा। तो देखिए, रत्न मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। हाँ। आपने पॉजिटिविटी की बात कही, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्ट्रोलॉजर की पॉजिटिविटी देना। अगर आपके पास से कोई व्यक्ति निराश आया है, निराश जा रहा है, तो आपका ज्ञान चाहे जितने हो, आप बिल्कुल बेकार व्यक्ति हैं। आपके जाने के बाद अगर व्यक्ति को लग रहा है कि मैं व्यर्थ ही आया, इसने तो मुझे इतना डरा दिया, अब तो लग रहा है कि मैं शायद अभी सड़क पर चलूँगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं मर जाऊँगा। इसने कहा कि मारक चल रहे हैं, ये मारक स्थान 8वें भाव की दशा चल रही है, घर से मत निकलना। ऐसा नहीं है। अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास आप जब जाएंगे, मुझसे भी बहुत श्रेष्ठ एस्ट्रोलॉजर है जो आपकी डेस्टिनी को पढ़ेंगे, जहाँ पर डिस्टर्बेंस है कर्म में उनको ठीक करने की सलाह देंगे। जो ये टाइम ड्यूरेशन गड़बड़ चल रहा है, इससे आपको संबल या रेमेडी देंगे ईश्वर के साथ कनेक्ट करके, और आपको आगे की एक होप दिखाएंगे कि यहाँ से ये दशा बदल रही है, लॉजिक से ये इवेंट आएगा, आप इस इवेंट को थोड़ा सा पेशेंसफुली निकालिए, निकल जाओगे आप 101%। अगर आपको श्योरिटी अपनी नॉलेज पे, तो आप ऐसे ही बोलते हो कि 100% ये 1-2 महीने का टाइम है, इसको काट लो। आप प्रभु भजन करो, किसी से आर्गूमेंट मत करो, शांति से रहो। ये टाइम निकलते ही अपने आप बेटरमेंट होता जाएगा। कोई बड़ा डिसीजन मत लो। आपका जो प्रारब्ध है वो अच्छा है, जो चीज़ें दिख रही हैं अच्छी दिख रही हैं, इसमें आपको परेशान नहीं होना। ये क्षणिक समस्या है, निकल जाएगी। तो ये एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे भी होती है किसी भी एस्ट्रोलॉजर की, कि वो मोटिवेट भी करे। मेरे पास तो मुझे ऐसा लगता है अपने व्यक्तिगत अनुभव से, जितने लोग भी मेरे पास आए हैं, प्रेडिक्शन को मैं एक तरफ रख देता हूँ, लेकिन ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ, और जो लोग मुझे सुन भी रहे हैं, बहुत सारी कुंडलियाँ मैंने देखी हैं, वो पॉजिटिव होकर तो ज़रूर गए। और उनका एक हमेशा रहता है, बड़ी अच्छी लाइन भी बोल देते अब सर जो होगा तो होगा, वो तो नहीं पता, लेकिन अब यहाँ से जाके लग रहा है कि ये सब टेम्परेरी है, हम निकल जाएंगे यहाँ से, हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, भजन करते हैं। हाँ। तो व्यक्ति को पॉजिटिव तो करना ही चाहिए। मैं थोड़ा बहुत मोटिवेट भी करता हूँ उनको। बहुत सारी मोटिवेशनल आपकी चीज़ें होती हैं उनके थ्रू, कविताओं के थ्रू, उनके जो डेस्टिनी उससे उनको परिचित करा के कि ये टेम्परेरी है, और अगर लॉन्ग टर्म है तो इसमें इतना टाइम ड्यूरेशन है, इसमें आप यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ से आप निकल जाएंगे। तो एक जैसे GPS काम करता है, किसी को कंट्रोल करना। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी कुंडली में सब कुछ ही खराब हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उस एस्ट्रोलॉजर को ढूंढना है कि कुछ तो अच्छा होगा। अगर सब कुछ खराब है तो जिंदा कैसे, अब तक आ कैसे गया, तो मर जाना चाहिए था।
आत्महत्या कर लेनी चाहिए थी। लोग एस्ट्रोलॉजी करती है काम, बहुत पॉजिटिव वे में काम करती है। टोने टोटके क्या काम करते हैं, क्योंकि इन्हीं टोटकों के ऊपर तो एक पूरी लाल किताब छापी गई है और पंजाब की तरफ तो बहुत ये चलता है, और लाल किताब के जो टोटके हैं उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट भी है, जो लोग लाल किताब को मानते हैं उन्हें। तो क्या ये जो टोटके चल रहे हैं आजकल, और मैं देखती हूँ यूट्यूब पे भी ऐसी बहुत सी रील्स आती हैं, वो काम करती है? देखिए, कोई टोटका काम नहीं करता। मैं कहूँगा यहाँ पर तो जो कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय, उसको एक्शन लेना चाहिए। जो बोल रहा है कि 45 दिनों में आपका कर्जा जीरो हो जाएगा, उसको नोट करना चाहिए, और 45 दिन में जितने लोगों का कर्जा नहीं जीरो हुआ उस रेमेडी करने के बाद उसको पकड़ें, केस करें। तो फेयर एंड लवली का ऐड शायद वो बंद हो गया कि इतने दिनों में हम गोरा कर देते हैं, इसी वजह से बंद हुआ, क्योंकि वो झूठ बोलते थे। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जो आपके स्किन का टेक्सचर है वो वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से कोई रेमेडी काम नहीं करती। दशाएं, ट्रांजिट और आपके कर्म, पुरुषार्थ, प्रारब्ध, प्रार्थना, ये मिल के आपकी एक डेस्टिनी को बनाती हैं। पूरा 33 का रेशियो होता है। जब ये तीनों क्लिक हो जाते हैं आपका इवेंट हो जाता है। मेरे हिसाब से आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। कठिन समय है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, अपना काम पूरी शिद्दत के साथ कीजिए, मोटिवेशनल रहिए। बड़ी अच्छी लाइन लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी में, जो कठिन समय चल रहा हो, कि जब विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा कब विचलित होते, क्षण एक नहीं अपना धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो आप अपना शिद्दत के साथ, आपको रोल मिला है, वो जो मैं फिर से इसको और हल्का कर देता हूँ, आनंद पिक्चर से हम सब रंगमंच की कठपुतली है। आज अगर मैं कुछ ख़राब रोल मिला तो शिद्दत के साथ निभाओ, इतनी शिद्दत के साथ निभाओ कि ऊपर वाले को मज़ा आ जाए इस कैरेक्टर को देख के, वो तालियां बजाने में मजबूर हो जाए कि जब आपके जीवन का पर्दा गिरे तो आपके नाम की तालियां बजती रहे कि इंसान अच्छा था, इसने कभी गलत नहीं किया। तो आप अपने काम अच्छे करते रहो, ईश्वर के प्रति कनेक्ट रहो, आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। काला कोट, सफ़ेद कोट, एस्ट्रोलॉजर, इनसे जितना दूर रहोगे उतना ही बेहतर है। क्योंकि आप जब इनके पास ज़बरदस्ती जाओगे तो फिर कहेंगे आ जाओ, फिर अब ज़बरदस्ती आए हो तो फिर कुछ ना कुछ तो हम कर ही देते हैं। क्योंकि हर आदमी सही नहीं हो सकता, हर आदमी अच्छा नहीं हो सकता। फिर वो बोल देगा कि अभी राहु घूम रहा है 8वें भाव में, किसी की डेथ हो सकती है, अब 1 लाख जाप कराने पड़ेंगे, निकालो 51,000। तो एस्ट्रोलॉजर के पास भी तभी जाना चाहिए। मेरा एक सजेशन है, मौज काटने नहीं जाना चाहिए कि चलो आज इस एस्ट्रोलॉजर को चेक करते हैं कितना बताते, नहीं, ये गलत अप्रोच है। ऐसे जितने लोग इस अप्रोच के साथ जाते हैं उन्हें कभी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना चाहिए कि हम एस्ट्रोलॉजर चेक करते हैं, ये क्या बताता। आपके पास समस्या है, आप जाइए, शांति से बैठिए, सच में अगर समस्या है, और अच्छा एस्ट्रोलॉजर को समस्या को फाइंड आउट करके बता देगा कि आप इस समस्या को लेकर आए हैं। ठीक है, आपने अंक शास्त्र भी खारिज कर दिया, आपने लाल किताब भी खारिज कर दी। अब मुझे लगता है मैं एक और विधा के ऊपर भी आपसे चर्चा कर ही लूँ, और वो है वास्तु शास्त्र। वास्तु, हाँ, और क्योंकि वास्तु को लेके भी बहुत से टिप्स और बहुत से टोटके किस्म के चीज़ें मार्केट में हैं कि अगर आपको अपना सूर्य ठीक करना है तो क्योंकि वो पूर्व में उदय होता है, तो पूर्व में आप ये वाली पिक्चर लगा लीजिए या कलश भर के रख लीजिए। नेगेटिविटी है तो बाथरूम में नमक भर के लोटा रख दीजिए। इस तरह की बहुत सी रेमेडी वास्तु की भी दी हुई है। और अंकित जी, गारंटीड लोग ये बताते हैं कि अगर करोड़पति बनना है तो घर में ये वाली पेंटिंग ड्राइंग रूम में टांगिए और नोटों की बरसात शुरू हो जाएगी। वास्तु शास्त्र और उसकी रेमेडी पर आपके विचार? पहले ये दोनों ही पॉइंट है। वास्तु शास्त्र आपका प्रमाणिक है, मान्य है, ठीक है। वास्तु आपके अलग अलग एनर्जीज होती हैं, आपके जो दिक्पाल है, जो स्थान के देवता हैं, वो एनर्जीज काम करती हैं। ब्रह्म स्थान हो गया, आपके डायरेक्शंस हो गई, वो काम करते हैं। और ये हज़ारों साल से है वास्तु, ठीक है, ये मैं इसको पूरा मानता हूँ। लेकिन इसको अब क्या कर दिया गया है, ख़राब कर दिया गया है। रेमेडी कोई बहुत ज़्यादा काम करती नहीं है। वास्तु में कुछ फिक्स पैरामीटर्स होते हैं, जैसे साउथ वेस्ट का गेट है, कोई रेमेडी नहीं है उसमें, चाहे आप कुछ भी कर लो, वहाँ पर आपके डेथ होना, हॉस्पिटलाइजेशन होना, बीमार होना, ये होगा ही होगा, चाहे आप कोई कुछ भी टांग लो। जिनके भी साउथ वेस्ट के गेट हैं जाके चेक कर ले। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, ईशान कोण में दिक्कत होनी ही होनी है। आप चाहे ब्लू टेप लगा लो, रेड टेप लगा लो, कुछ कर लो, कुछ नहीं होना, उसको तोड़ना ही है। तो वास्तु कुछ फिक्स फार्मूलेस पे काम करती है। और देखिए, मेरा तो बहुत मानना है, जिस घर में बुजुर्ग खुश हैं, बच्चियां खुश हैं, स्त्रियां खुश हैं और उनकी हंसी से पूरा घर गूंज रहा है, वहाँ का वास्तु अपने आप खत्म हो जाता है। जहाँ प्रभु भजन हो रहा है वहाँ कोई चीज़ नेगेटिव रह ही नहीं सकती। तो जिन लोगों को वास्तु का दोष लगता है, आप लाख वास्तु दोष कर लो, वहाँ के रहने वाले लोग जो बुजुर्ग है, आपका पिता, उससे आप बात नहीं करते हो महीनों,
वो एक कोने में पड़ा हुआ है। और आप कह रहे हो कि ईस्ट में पेंटिंग लगा के मैं सूर्य ठीक कर रहा हूँ, ज़िंदगी में ठीक नहीं होगा। जाओ उसके पैर दबाओ, पेंटिंग लगाओ चाहे मत लगाओ, आपका सूर्य ठीक हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि आप अपने जो एस्ट्रोलॉजी है सोशल सिस्टम से मानती है, आप अपने रिलेशन अच्छे कर लो। पिता के साथ अगर आपके संबंध अच्छे नहीं है तो आपका सूर्य जीवन में अच्छा नहीं हो सकता, आपको यश कभी नहीं मिलेगा, अपयश के शिकार होगे। माता के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, ठीक है, उससे आप बात नहीं करते हो, वाइफ की वजह से उससे लड़ते हो, जो भी कारण हो उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हो। अब आप चंद्रमा ठीक करना चाह रहे हो, मोती पहन लूँ, चांदी के गिलास में पानी पी लूँ, कभी नहीं ठीक होगा। जीवन भर डिप्रेशन एंजाइटी में रहोगे, मानसिक समस्याओं में रहोगे। छोटे भाई का हिस्सा मार रखा है प्रॉपर्टीज़ में, लाल मूंगा पहन लिया, साहब मंगल ठीक हो जाएगा मेरा, हनुमान जी को रोज़ बूंदी का प्रसाद चढ़ाता हूँ, मंगल ठीक है, कभी नहीं मंगल ठीक होगा। वही चल के आगे वही बच्चे आपको परेशान करेंगे जिनके लिए आपने छल कपट किया है। इसी तरीके से बुध, आपकी अपनी बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं, उनके साथ आप बेईमानी छल कपट दुर्व्यवहार कर रहे हो, आपका बुध अगर खराब होगा ही होगा। बृहस्पति, आप टीचर अगर रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आप ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते हो, आपका जुपिटर खराब होगा ही होगा। शुक्र, पत्नी के साथ आप मिसबिहेव करते हो, घर में ला का रेमेडी कर लो। पत्नी आपकी असंतुष्ट है, मन से दुखी है। कई जो हमारी जो भारतीय परंपरा है सामाजिक, स्त्रियां जीवन भर कष्ट में रहती लेकिन पति का साथ नहीं छोड़ती, लेकिन उनकी अंतरात्मा हमेशा दुखी रहती है। ऐसे लोगों का वीनस हमेशा ही खराब होता है, दरिद्र के दरिद्र ही रहते हैं। आपने बहुत लोग देखे होंगे, क्योंकि जब जो घर की साक्षात लक्ष्मी आप उसको छोड़ के इधर उधर भटक रहे हैं और उसका ही सम्मान नहीं कर रहे हैं तो खराब होगा। शनि, जिस दिन आपके अंदर राम की तरह सबरी के साथ जो जूठे बेर खाने की सामर्थ्य आ जाए, आपका शनि ठीक हो जाएगा। यानी आपके जो घर का अधीनस्थ कर्मचारी है, जो आपके यहाँ काम कर रही है मेड, उसके साथ बैठ के अगर आपको एक थाली में खाना खाने में कोई गुरेज नहीं है, जिस कप में आप चाय पीते हैं उसी कप में आप उसको भी चाय दे रहे हैं, तो आपका शनि अच्छा होगा। आप कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं। राहु केतु, ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स को दिखाते हैं, आपके ननिहाल पक्ष को दिखाता है केतु। तो आप अगर ये सारे रिलेशन ठीक कर लो तो आपको कहीं भटकने ही नहीं। आप 9 के 9 तो आपने ख़राब कर रखे हैं खुद। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप लाख ईस्ट में सूरज की पेंटिंग डाल लो, लेकिन कहीं पर आपका वृद्ध पिता दुखी है कि मेरी संतान को मैंने इतने मेहनत से पाला था, आज उसके पास इतना समय नहीं है कि वो कभी आके मेरा हालचाल भी ले ले। तो आप किस सूर्य को ठीक करने की कल्पना कर रहे हैं? अपने आप को आप धोखा दे रहे हो, अपने आप को ही दे रहे हो, सूर्य को धोखा नहीं दे रहे हो। उसे पता है, क्योंकि सूर्य तो घर में लेटा है, पूरे दिन न्यूज़ चैनल देखता है, रिटायर्ड है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं कि कभी उसको ले जाओ साथ में कि आज आपके साथ चलते हैं, आज आपके साथ बैठते हैं। तो सूर्य ठीक कीजिए ना, घर में ही सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन और ये कमाया जाता है कर्म से, आपके जेम्स से, रेमेडी से कुछ नहीं कमा सकते आप। व्यर्थ है। मैं तो कहता हूँ जिसने जो रत्न पहन रखा है उतार के फेंक दे, सिद्धांतवादी बने, अपने काम अच्छे से करे, जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं कर सकता तो विष्णु सहस्त्रनाम कर ले, वो भी नहीं कर सकता तो जो रिश्ते कहें उनके जीवन की उनको ठीक कर ले। अब इसमें भी अगर दिक्कत है तो फिर आपका प्रारब्ध सच में गड़बड़ है। मतलब ईश्वर चाहते नहीं कि आप जीवन में कुछ अच्छा करो। अगर ये 2 रेमेडी करने में भी आपको कष्ट आ रहा है ना, तो निश्चित रूप से आप कुछ ऐसे खराब फिक्स कर्मा लेके आए हो कि वो आपको भोगने ही भोगने हैं। बोलते हैं ना कि श्री कृष्ण को भविष्य का ज्ञान था समझाने, लेकिन भविष्य ज्ञान था, भविष्य नहीं बदल पाए, लेकिन फिर भी कर्म किया। दुर्योधन के पास गए, उन्हें पता था मेरा अपमान होगा, ये मुझे बहुत गंदा गंदा कहेगा, लेकिन कहा कि मुझे अब चूंकि भविष्य का ज्ञान है तो चेतावनी तो देनी पड़ेगी, नहीं तो मैं भी इस बंधन में बन जाऊंगा। तो कृष्ण को समझा रहे हैं, लेकिन कृष्ण क्या है कि कृष्ण समझा रहे हैं दुर्योधन को, लेकिन दुर्योधन नहीं समझ पा रहा है। इसकी बड़ी अच्छी लाइन उन्होंने कही है, मुझे ये भी शायद रामधारी सिंह दिनकर का है, कृष्ण की चेतावनी कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए। 2 न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, हम परिजन पर असी न उठाएंगे, वहीं पर खुशी से खाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न चल सका, उल्टा चला हरि को बांधने, जो थे असाध्य उन्हें साधने। बड़ी अच्छी लाइन है। जब नाश मनुज पर छाता है, सबसे पहले उसका जो विवेक वो मर जाता है। तो जब आपके साथ बुरा होना होगा और ईश्वर ने फिक्स कर रखा है होना ही है, तो फिर आपको मेरी सारी बातें ऐसी लगेंगी कोई बेवकूफ़ व्यक्ति बोल रहा है और आपको बिल्कुल करने का मन नहीं करेगा। और जिनका भला होना है वो इन चीज़ को फॉलो करेंगे, उनका भला होगा। तो डेस्टिनी भी चाहती है किसका भला होना, किसका नुकसान होना है। विष्णु सहस्त्र नाम के अलावा भी क्या किसी दूसरे तरह के पाठ की आप लोगों को सलाह देते हैं? हाँ, मैं
या क्या अलग अलग कष्टों के लिए अलग अलग पाठ होते हैं, या सबका रामबाण आप फिर एक ही बताते हैं? रामबाण तो विष्णु सहस्त्रनाम है, मैंने रीजन दिया है 9 के 9 प्लानट। ये आपको कष्ट कैसे मिल रहा है उसको में प्लानेटरी मूवमेंट से, राहु की पोजीशन खराब है, केतु की पोजीशन खराब है, इनकी वजह से जब आप सारे अलाइनमेंट हो गए तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए माउंट हो गए। फिर भी मैं करता हूँ रेमेडी, मैं शेयर कर देता हूँ। वर्ष में एक बार मैं बगला माँ मुखी जो पिता आपके नलखेड़ा दतिया में, वहाँ पर जाके सर्व बाधा मुक्ति करानी चाहिए, जिससे कि आपका जो नेगेटिव हो रहा है, कि कई बार आप लोगों से मिलते हैं, जानते हैं, तो वहाँ पर ये जाके आप एक बार कराएं। अगर नहीं कर सकते तो घर पर भी उनका आप जाप करें, तो आप नेगेटिव हो रहा है यानी नेगेटिविटी से बचते रहेंगे। कई लोग बोलते हैं ना, वैसे वो होता बिल्कुल उनके मन का फितूर है कि ब्लैक मैजिक कर दिया हम पे। अरे ब्लैक मैजिक मैं कहता हूँ करना हो तो मैं 1000 करोड़ रुपया दे रहा हूँ, नरेंद्र मोदी पे करवा दो। मैं नहीं दे रहा हूँ, पाकिस्तान वाले तैयार बैठे हैं, चाइना वाले तैयार बैठे हैं कि मोदी को हटाओ, राहुल गांधी को लाओ, या किसी भी ऐसे इंसान को ले आओ जो हमारी बातें माने। हाँ। तो क्या वो 1000 करोड़ नहीं देने के लिए तैयार होंगे अगर कोई तांत्रिक करे? बट अगर वो उनकी एजेंसियां फाइंड आउट भी कर लेंगी अगर ऐसा कोई करने वाला होता, लेकिन जो नहीं कर पाएगा फिर उसको पनिशमेंट भी देंगे। तो ऐसा करने वाला कोई है नहीं कि आप पर ब्लैक मैजिक करके आपकी ग्रोथ रोक दे। आपकी जो मानसिक स्थिति है वही आपको पूरा का पूरा बोलते ना इल्यूजन कराती है, क्या गलत है क्या सही है। आप माँ बगलामुखी का जो एक 36 शब्द का जो मंत्र है उसकी चैंटिंग दिन में अगर 5 बार भी करते हैं, हाँ। किसी भी तरीके का नेगेटिव हो रहा और कोई भी हर्डल्स परेशानी आपके जीवन में है तो वो भी काफ़ी हद तक खत्म हो जाएंगी। हर इवेंट के लिए अलग मंत्र है, अलग जाप है, और छोटे छोटे मंत्र हैं 2-2 लाइन के, जिनका मून बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस रहता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, और काल सर्प के नाम पे जो ठगी कर रहे हैं, काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, पितृ दोष, इन सब के नाम पर कोई भी ठगी करने की आवश्यकता नहीं। मांगलिक दोष पे अगर हम पड़ जाएं तो दुनिया के 50% लोग कुंवारे रह जाएंगे। ठीक है मैम। तो यहाँ पर ये जो मांगलिक दोष का कॉन्सेप्ट है, मेरे हिसाब से तो मैं मानता नहीं हूँ बहुत ज़्यादा। ये एनर्जी लेवल बैलेंस करने का मामला है। पितृदोष और काल सर्प दोष को मैं डिनाई कर चुका हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। मन में अगर आपको लगता है पितृदोष नहीं होता है, कोई दोष नहीं है, ये केवल ठगने की विद्या है। फिर भी मैं कहता हूँ अपने जीवन में आदमी को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जैसे कि वृद्धाश्रम जाते रहना चाहिए, ब्लेसिंग्स हमेशा लेती रहनी चाहिए। आप ब्लेसिंग्स लीजिए। काल सर्प दोष के नाम पे जिनके अंदर वहम आ गया है वो कुछ ना मत करें, महामृत्युंजय मंत्र की चैंटिंग करें, ओम त्र्यंबकम यजामहे मेडिटेशन करते हुए। और सबसे अच्छी पूजा तो मानस पूजा मानी गई है। आप बैठ जाइए घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, कहते हैं कि हम ट्रैवलिंग में पूजा नहीं कर पाते, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठिए, भगवान शिव की वो शिवलिंग आप स्थापित कीजिए जो आप बचपन से जानते हो यहाँ पे। और जो आप मंदिर में करते हैं, जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, फूल चढ़ाना, महामृत्युंजय मंत्र के साथ आप करते जाओ। आप देखिए कि आपके जीवन में वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, क्योंकि आप ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हो। और जो ऋग वैदिक काल था वो मानस पूजा को ही डिपेंड कर रहा था, बताता था। जो ऋषि मुनि करते तब गौतम बुद्ध वहाँ पर 36 तरीके के भोग लगा के थोड़ी बैठे थे जब तब कर रहे थे कि अभी नारायण आएंगे तो पहले 56 पकवान तो मैं बना लूँ, या फिर नारायण आएंगे तो सोने का मुकुट बना लूँ, चढ़ा दूंगा मैं। वो तो जो देखिए मैंने कहा ना, जो ध्यान आ जाए, जैसे ही आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा। ये दोनों आपके सम्राट के पुत्र हैं, गौतम बुद्ध और महावीर जैन। लेकिन जैसे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई सब कुछ उतार दिया। हाँ। कि ये तो मिट्टी है। उनके पूरे शरीर में गौतम बुद्ध के तपस्या करते हुए दीमक और चींटियों ने अपना घर बना लिया, तो उन्हें आभास ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आत्मा को फील कर रहे थे। ये तो शरीर नकली है। जिस दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, शुद्धोधन जो उनके पिता थे, वहाँ उनके राज जोशी पिंगल वत्स ने कहा था कि आपके यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ है ये चक्रवर्ती है। तो वो समझने में भूल कर गए, उनको लगा ये शायद मेरे साम्राज्य को और बढ़ाएगा। हाँ। लेकिन वो चक्रवर्ती दूसरे एस्पेक्ट में हो कि आज भी उनका प्रभाव पूरे विश्व में है। ऐसी प्लानेटरी कॉम्बिनेशन थी। तो अच्छे एक्सप्लोजर जन्म के समय आपको बता देते हैं कि डेस्टिनी क्या है। बच्चों की कुंडली जन्म के समय दिखानी इसलिए भी जरूरी हो जाती है। कुछ बच्चों का जो जन्म है गंडमूल नक्षत्रों में होता है, 6 नक्षत्र की कैटेगरी है। उन नक्षत्रों में अगर जन्म हो रहा है तो मूल शांति पूजा उनके अरिष्ट को कम करती है। तो बच्चों की कुंडली शुरुआत में जिस दिन जन्म ले दिखानी जरूर चाहिए। आपने मिथ बर्स्ट ज़रूर किया है, लेकिन बहुत सी कन्फ्यूजन बढ़ा दी है मेरी स्पेशली। पितृ दोष के ऊपर मुझे लगता है इतने इस समय मार्केट में लोग हैं जो बता रहे हैं, और ट्रस्ट में अंकित जी, जब वो आपकी कुंडली देख के बताते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो हम वो महसूस कर पाते हैं। मैं मेरे व्यूवर से चाहूँगी कि आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, अगर आपको किसी ने कहा है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है और वो आपने महसूस किया है, या पितृदोष को लेके अगर कभी किसी ने आपको कुछ कहा है, आपने पूजा पाठ करवाई है, आपकी कुंडली में पितृदोष है तो घर में
क्या 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 होगा, घर में कलह होगी, पैसे आने बंद हो जाएंगे और लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, घर में मन नहीं लगेगा, इस जैसी तमाम बातें, और फिर लाखों रुपए की पूजा उसके लिए, आपको ये एहसास कराते हुए कि भले आपने नहीं, लेकिन आपके घर में कोई ज़रूर होगा जिसने पितरों की पूजा नहीं की होगी। आपके कोई तो फोर फादर या एंसेस्टर हैं जो आपसे खुश नहीं हैं। अच्छा, मेरा सवाल भी हमेशा, अंकित जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं थोड़ा लंबा बोल रही हूँ, ये मेरा हमेशा सवाल भी रहता है कि कैसे किसी के खुद के माता पिता मृत्यु के बाद उससे नाराज़ हो जाते मैं वहीं पे हैं। हार हम हूँ। चाहे लाख बुरा कर दें, एक माँ का दिल जो होता है या पिता का दिल जो होता है वो बच्चे को हमेशा माफ करने वाला होता है, लेकिन हमें ये समझाया गया है कि आत्मा जब जाती है ऊपर तो फिर वहाँ कोई बच्चा बालक ये नहीं होता है, वो फिर आपको बुरी दृष्टि से देखते हैं। तो ये आप पता नहीं मिथ बस्ट कर रहे हैं या कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे अभी हैं। आपके आंसर को ही मैं ठीक करूंगा। आपने हाँ। कहा कि उनमें राग द्वेष सब समाप्त हो जाता है, मोह। आप हर चीज़ को लॉजिक से मानिए। हर व्यक्ति के अपने कर्म होते हैं। आपके पितरों ने कुछ गलत किया होगा, उनको कर्म भोग मिला होगा अपने जीवन में, और वो आगे उसको सस्टेन कर रहे हैं। जब आप एक समय बोल रहे हो कि आत्मा के लिए ना कोई माया है ना मोह है, सब कुछ समान है, तो वो आपसे क्यों गुस्से होंगे? प्लस आपकी माता जी हैं या मेरी माता जी है, वो आज एक्सपायर हो जाती हैं, ठीक है, कुछ दिनों बाद या कभी भी। देन फिर मेरा जो बच्चा है और उसकी कुंडली में ये इम्पैक्ट आ जाए, तो पंडित जी बोलते हैं कि नहीं, कि आपके जो पितर हैं, जो आपकी दादी हैं, वो आपसे नाराज़। वो क्यों नाराज़ होंगे? जिस बच्चे को वो गोद में लेके घूमती हैं, इतना दुलार करती हैं, इतना प्यार करती हैं, यही से आपके माता पिता हैं, वो आपसे नाराज़ नहीं होते। और पहली बात तो ये है कि जो पितर आपके हैं वो आपको कभी नुकसान पहुँचाते ही नहीं हैं। उनके मुँह केवल तभी तक है, मैंने कहा ना, आप किरदार निभा रहे हो, उनका मतलब आपका तभी तक है जब तक आप इस सांसारिक जीवन में वो थे और आप थे। आप दोनों में से कोई भी एक सांसारिक जीवन से निकल गया, कनेक्शन खत्म, नया किरदार मिलेगा, किसी और के दादा बाबा बनेंगे कि आपके ही बनते रहेंगे ज़िंदगी भर। जब हम बोल रहे हैं नैनन छिदंती शस्त्राणी नैनन दहति पावका, ये फ्लो चलता जा रहा है, एक शरीर से दूसरे शरीर पे वस्त्र धारण कर रही है, तो मेरे दादा जिंदगी भर, अब मेरे 7 जन्मों तक मेरे ही दादा थोड़ी बने रहेंगे। कहीं तो उन्होंने जन्म ले लिया, वो किसी और के दादा परदादा बनेंगे, दूसरा किरदार निभाएंगे। तो पितृदोष मनगढ़ंत कहानियाँ है। फिर भी आपको लगता है तो सबसे अच्छी रेमेडी मैं बताता हूँ, वृद्धाश्रम जाइए, कुछ मत ले जाइए, उनको कुछ नहीं चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर दिल्ली में वृद्धाश्रम है जो खुद मंथली पेमेंट देते हैं, 15,000 रुपये रूम लेके रहते हैं कि हमें कोई टेक केयर करे, बच्चे फॉरेन में हैं, तो उनको बात करने वाला कोई नहीं। आप जाओ, थोड़ी देर बैठो उनके पैरों के पास, घुटनों के पास, हल्का सा पैर दबाओ, कुछ हंसी मजाक कराओ, कुछ उनको आपने हंसा दिया, और फिर जब वो ऐसे हाथ आएगा ना आपके ऊपर कि आया करो, बहुत अच्छा लगता है, तो वो जो एनर्जी आप लेके आए हो, वो आपके जो 1.5-2 लाख रुपए लेके गया में पितृ शांति कर रहे हैं ना, उससे बेहतर है। लेकिन आप नहीं करोगे क्योंकि आपका प्रारब्ध ही सही नहीं होना, आपको करना ही नहीं। आपको तो 1.5 लाख रुपये पंडित जी के साथ जुड़ जाना है, वो आपका ठेकेदारी में सारा काम कर दे। मैं कहता हूँ कि आपके जीवन में जितनी परेशानी चल रही हो, गाय से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ होती नहीं। वास्तु की बेस्ट रेमेडी गाय होती है। आप जिसके घर में गाय है, मैं कहता हूँ उसके घर की सब वास्तु रेमेडी या जो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। नज़र लग गई है तो गाय के पूंछ में हनुमान जी का वास बोला गया, अब उसके झाड़ा लगवाइए। सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं, केतु की स्थिति अच्छी नहीं है, तो बोला गया जो गाय का कुबड़ होता है उसमें सूर्य और केतु विराजमान है, उनको सहलाइए। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है ये कि बहुत ईजी कॉन्सेप्ट, आप गाय के अंदर 9 के 9 प्लानेट और बहुत सारे देवी देवता हैं, आप उसकी सेवा कीजिए। आप दिल्ली जैसे शहर में, बॉम्बे जैसे शहर में गाय नहीं रख सकते, गौशालाएँ जरूर होती हैं, कुछ समय बिताइए वहाँ, बैठिए। नहीं, पंडित जी ने बताया है कि गौशाला में जाके पालक खिला के ऐसे फेंक के चले आना, बस। आप पर्पज़ ही नहीं समझ रहे हो। वो चाह रहे हैं कि, या जो बनाया गया था पर्पज़ की, वो तो एक रीजन है। आप नहीं जाओगे चारा खिलाने तो क्या भूखी बैठी रहेंगी वो? उनको तो चारा मिलेगा, क्योंकि गौशाला है। पर्पज़ ये था कि आप जब जाओगे तो उनके साथ कुछ कार्मिक बंधन में बंधोगे, वहाँ से ब्लेसिंग्स आएंगी, वहाँ की एनर्जी आप लोगे। अब लोग जाते हैं बहुत जल्दी में, ऑफिस जा रहा है, बुधवार है, गाय को चारा खिलाना, जूते उतारे, फटाफट थोड़ा सा चारा लिया और डाल के चले आए। बेकार, मत जाओ। संडे के दिन जाओ। मैं तो कहता हूँ पूजा भी उस दिन करो जिस दिन तुम्हारे पास टाइम हो। कोई संडे मंडे ट्यूसडे नहीं, भगवान के ऑफिस सारे दिन सारे टाइम खुले हुए हैं, केवल हम अपने हिसाब से सुला देते हैं और उनको विश्राम दे देते हैं। आप, मैं तो कहता हूँ, कई लोग पूछते कब करें विष्णु सहस्त्रनाम, मैं कहता हूँ आप संडे के दिन करो, उस दिन तो छुट्टी होती होगी ना आपकी, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, आराम से करो। आप 11 बजे सो के उठो, आराम से 11 बजे सो के उठो, चाय पियो, नहाओ, उसके बाद बैठ के कर लो आप 1 घंटा, क्या दिक्कत है?
या 45 मिनट। हफ्ते में अगर इतना भी नहीं कर सकते हो तो फिर उसको कोसना भी बंद कर दो भगवान को कि तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। फिर जो हो रहा है उसको सहर से स्वीकार करो। जो एक लाइन है कि ना हार में, ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। ये लाइन आप अपनी लाइफ में अपना लो। बिल्कुल पूजा मत करो भगवान की, लेकिन जब आप उसको कोस भी रहे हो तो फिर कुछ तो पुरुषार्थ करो। और हम जाने अनजाने में भगवान का रोज़ अपमान करते हैं, लेकिन वो कितने दयालु है, फिर भी उस अपमान को बर्दाश्त करके हमारे साथ ब्लेसिंग्स ही बनाते हैं। हाँ। आप रोज़ भगवान के पास जाते हैं, लेकिन एक बार भी भगवान से आप भगवान का हालचाल मांगने जाते हैं, जो उसके लिए एकदम बेकार चीज़ है वो आप उनसे मांगते हो। तो वही चीज़ आगे आप मेरे घर आते हो, आते ही आप कहते हो जो आपके वो 100 पीस रखा वो दे दो, आपके कबर्ड में 500 रुपये पड़े वो दे दो। आपने एक बार भी नहीं पूछा आप कैसे हो। और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके जैसा बनूं, आपकी पॉजिटिविटी आए, आपकी अच्छी चीज़ें सीखूं। मैं नहीं, मैं जैसे ही घुसा आपके घर में, ये कबर्ड से उठा लिया, ये मांग लिया, वो मांग लिया और बोल दिया 4-5 लिस्ट, ये करवा देना मेरे लिए, ये करवा देना प्रभु जय, और एक लड्डू लेके आया और एक 500 रुपये का नोट रख दिया। यानी जो उनका है उन्हीं को दे रहा हूँ, और फिर बोल रहा हूँ तेरा तुझको अर्पण किया लागे मेरा। तो एक तो ये सबसे, मेरे घर में जब भी पूजा होती है मैं अपने पंडित जी को कहता हूँ आपको जितने पैसे चाहिए अपनी दक्षिणा के अलावा बता दो, वो पूरा पैकेज। मैं किसी भगवान पे ये द्रव्य और दक्षिणा नहीं चढ़ाऊंगा। 500 कागज़ का नोट, ये आप अपमान करवाते हो मुझसे भगवान का डेली, कि 101 यहाँ रखो, 101 यहाँ रखो, 101 गौरी जी पे चढ़ाओ। इनकी वैल्यू 101 रुपये है। कागज़ के नोट उनका आप डिसरिस्पेक्ट करवा रहे हो, क्योंकि आखिरी में आप ये सब भर के ले जाओगे। यही होता है कि जहाँ जहाँ जो चढ़े वो आखिरी में पंडित जी उठा के ले जाते हैं। तो पंडित जी को कह दो जितने तुमको चाहिए 1000-1500 में कह दो फालतू ले लो। ये नाटक मत करवाना कि अब गौरी गणेश पे 100 चढ़ा दो, अब शिव जी पे 101 चढ़ा दो। पहली बात तो भगवान पे कभी पैसा चढ़ाना ही नहीं चाहिए। आप यही बोल रहे, आप डेली डिसरिस्पेक्ट करते हो भगवान का, रुपये चढ़ा के, प्रलोभन दे के। आप जाओ सीधे, आपको जो काम है आप उनसे ही मांगो कि जीवन में हमारे शक्ति दो, हमें पुरुषार्थ करने की, कि हम अपने जीवन को बेहतर कर सकें, अच्छा कर सकें। बस आप करते जाइए, लेकिन आपको वही चीज़ है, प्रारब्ध सुधरना होगा तभी समझ में आएगा। बहुत शानदार। और मुझे लगता है कि मेरे व्यूवर्स को भी इससे बहुत नई चीज़ सीखने को मिली होगी। पर अब मुझे एक बात बता रहे हैं, उससे मेरे दूसरे सवाल पैदा हो जा रहे हैं, फिर तीसरा पैदा हो जा रहा है। हमें जो इतने बड़े बड़े मंदिरों में, धाम में दर्शन करने जाते हैं, तो वहाँ क्या दान पेटी में फिर हम कुछ ना डालें? देखिए, दान पेटी जो मंदिर का ट्रस्ट है वो एक अलग इशू है, ठीक है, क्योंकि मंदिर का संचालन होना है, ठीक है, मंदिर का संचालन हम तो इस भावना से चढ़ाते हैं कि हम अगर, वो भगवान को नहीं चाहिए, वो आपके आराम के लिए आप दे रहे हो कि आप मंदिर में जाओ तो साफ जगह बैठ। भगवान के आपने क्या कर दिया? कोई आपने RTGS थोड़ी कर दी विष्णु धाम में, बैकुंठ में, कि आज 51 करोड़ चढ़े मेरे तिरुपति में, तो 51 में से 1 करोड़ हम रख लेते हैं, 50 करोड़ की RTGS बैकुंठ में जाके कर दो आप। ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपने कंफर्ट के लिए चढ़ाते हो कि आप जहाँ पर जाओ वहाँ पर आपको बैठने की सुविधा मिले, अच्छा आपका वो हो। ईश्वर को धन से तो आप नहीं खरीद सकते, और धन चढ़ाना न चढ़ाना बिल्कुल बेकार, वो आपकी श्रद्धा है, वो आप अपने कंफर्ट के लिए करो। उसको आप ईश्वर से लिंक मत करो कि मैं साईं मंदिर में जाकर सोने का मुकुट चढ़ा के आया हूँ तो अब मेरा काम होगा। मैंने बांके बिहारी को ये हार पहना दिया है, फूलों का बंगला चलता है वहाँ पर, बड़ा बेवकूफ़ बनाते हैं, 4 लाख का फूलों का बंगला लगेगा। क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं कर रहे हो आप, वेस्टेज ऑफ मनी कर रहे हो। उसी से जो विवेकानंद को अगर आप फॉलो करते हो, सनातन को फॉलो करते हो, दरिद्र नारायण की सेवा करो। उस पैसे को वहाँ फूलों का बंगला लगाने से वो बिहारी जी की आत्मा रोती है वृंदावन में कि मेरे कितने भक्त इस टाइम भूखे बैठे हैं और तुम यहाँ पैसे वेस्ट कर रहे हो। जाओ जाके किसी गरीब को भोजन कराओ, वहाँ से आत्मा तृप्त होगी। विवेकानंद कहते हैं कि जब आपको नारायण अगर देखने हैं तो किसी दरिद्र नारायण की सेवा करो, वहीं से ईश्वर ज़्यादा खुश होंगे। वो फिर कंट्रोवर्सी भी हो जाएगी, लेकिन अपनी अपनी मान्यताएं। मेरी मान्यता ये है कि जो ईश्वर है, ईश्वर सबके अलग अलग है, सबने अपने अपने ईश्वर बना रखे हैं। किसी के ईश्वर लालची है, बिना पैसे आगे नहीं बढ़ता। किसी का ईश्वर निष्ठुर है, चाहे वो सर पटक के मर जाए सुनते नहीं है, रोज़ कोसते हैं उसको सुबह शाम और छोड़ते भी नहीं हैं उसको। किसी के ईश्वर बहुत अच्छे हैं, कोई आशा नहीं करते, ना वो ईश्वर से आशा करते ना ईश्वर उनसे आशा करता, और दोनों का जीवन बढ़िया चल रहा है, दोनों के एक दूसरे पर नज़र है। तो बिना आशा के जो संबंध होता है वही संबंध लंबा चलता है, ये फिक्स है। जहाँ पर आशा जुड़ जाती है वो संबंध ज़्यादा नहीं चलते। मेरे पिता और मेरे बीच में अगर कोई संबंध है तो कोई आशा नहीं है। वो मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैं उन्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जिस समय वो तकलीफ में, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। जिस समय मुझे उनकी आवश्यकता है वो मेरे साथ खड़े हैं। ये ईश्वर और भक्त की भावना है। तो हम आपसी रिश्तों से इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन हमारी भावना यही है कि जो हम बाकी लोगों के साथ करते हैं कि रुपए पैसे का बंधन। ईश्वर को
कभी बंधन में पर नहीं बनना अंकित जी चाहिए। ऐसे बहुत से पंडित हैं, मैं खुद क्योंकि भुक्तभोगी हूँ तो आपको बता रही हूँ कि आप जब दर्शन करने जाइए, ये मथुरा वृंदावन में बहुत होता है कि ये वाला ही असली मंदिर है, यहाँ नहीं चढ़ाएंगे तो आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी, यहाँ फेरे नहीं लिए तो आपने समझ लीजिए आपका दर्शन अधूरा रह गया, फिर बांके बिहारी आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। आप जहाँ पहुँचिए, जिस छोटे मंदिर बड़े मंदिर के दरवाजे पर पहुँचिए, तो पंडित ये कह के डराते हैं कि यहाँ अगर मत्था नहीं टेका तो यात्रा अधूरी है, और फिर वहाँ वो पैसा भी चढ़वाते हैं आपसे। तो अब तो अगर आप दर्शन करने किसी तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहे हैं तो फिर मोटा माल जेब में रख करके ही आगे बढ़ना होगा, और हम ना चढ़ाएं। जैसे आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे व्यूवर्स को भी लगी होगी कि आपने चढ़ाया है अपने कंफर्ट के लिए। अगर नहीं भी चढ़ा रहे हैं तो मन में शंका मत आप रखिए किसी शंका तरह मत की कि प्रभु आपसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन हमें तो वहाँ से मन में ये बिल्कुल भर के भेजा जाता है कि अब तू देखना बच्चा, यहाँ नहीं चढ़ाया ना तूने, अब गड़बड़ होगा। मैं तो इन चीज़ों के लिए बस एक ही कहूँगा, गाइड मूवी देखिए, वहाँ पर शरीर और आत्मा का जो ट्रांसफॉर्मेशन है देवानंद का, वो आप देखिए, आपको बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा। कुछ पिक्चरें सच में बहुत अच्छी हैं। उसमें एक लाइन स्टेटमेंट कि जिस पत्थर को देखकर अपने आप सर झुक जाए उसे भगवान मान लिया जाता है, जिस जगह जाकर परमात्मा की याद आए उसे तीर्थ कहते हैं, जिस व्यक्ति के मिलने से परमात्मा के प्रति भक्ति जागे उसे महात्मा कहते हैं। तो इतना उसने यूनिक कॉन्सेप्ट दिया है कि भगवान के कोई भी ब्रांच ऑफिसेस नहीं है, आपके दिल में विराजमान है। बांके बिहारी में नहीं कर पा रहे हो दर्शन, क्योंकि वहाँ चाहिए 25,000 रुपये, इत्र पूजा करवानी है, वो पूजा करवानी है। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति आज की डेट में बिना किसी पैसा खर्च के बांके बिहारी के दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतनी अव्यवस्था का शिकार हो जाएगा कि हो सकता है उसके बाद कोई मिसहैपनिंग भी हो जाए, तो उसको ढूंढने पड़ेंगे जो अगल बगल, वहाँ पर दलाल खड़े रहते हैं, 500-1000 रुपये लेके आपको VIP गेट से अंदर ले जाते हैं। तो ऐसी जाने की ज़रूरत भी नहीं है। घर पे रखिए बांके बिहारी। वही बात है कि जैसी आपकी भावना वैसी आपको प्रभु दिखेंगे। हर जगह भगवान है। मैं तो साइंटिफिक प्रूफ कर देता हूँ कि कण कण में भगवान है। क्यों कहा था उन्होंने? हर चीज़ एटम से बनी है, परमाणु से बनी है। एटम को जब स्ट्रक्चर देखते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, यहाँ इसके पार्टिकल्स होते हैं, और हर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो मूवमेंट कर रहा है। ये आपका मोबाइल है, ठीक है, ये भी एटम से बना है। अगर एटम से नहीं बना होता तो हम इसको देख नहीं पाते, क्योंकि एटम्स में जॉइंट है। अब जब एटम से बना है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करा रहा है। अब जब किसी चीज़ में मूवमेंट है, गति है, तो उसको हम बोलते हैं वो जैविक है, उसमें प्राण। हम यही तो कहते हैं इसमें गति हो रही है। गति कौन करा रहा है? नारायण गति करा रहा है। तो इसीलिए कहा गया है कण कण में भगवान है। जे डॉल्टन, नील्स बोर, रदरफोर्ड, इन्होंने तो बहुत बाद में बताया था एटम्स के बारे में। महर्षि कणाद ने तो बहुत पहले बता दिया था। जब यूरोपियन नंगे घूमते थे, कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं थी, तब हमारे यहाँ 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी चलते थे। तो हमारी नॉलेज हम पहचानते नहीं है कि का चुप साधी रहा बलवाना। इतनी नॉलेज है लेकिन कोई याद दिलाने वाला नहीं है। और सनातन आएगा, सनातन का पुनरुत्थान होगा। योगी जी इसका ज़बरदस्त पुनरुत्थान करेंगे, भारत की सत्ता पर काबिज रहेंगे। भारत का ज्ञान, जो अब विश्व गुरु हम अभी मजाक में कहते हैं, लेकिन भारत एक समय विश्व गुरु जरूर बनेगा। कैलिफोर्निया से लोग कानपुर में नौकरी करने आएंगे। आप देखिएगा टेक्नोलॉजी के मामले में, जब राहु की महादशा आएगी भारत की, टेक्नोलॉजी और AI के मामले में भारत का कोई तोड़ नहीं होगा। सेमीकंडक्टर्स और ये जो चिप्स बन रही हैं, इनमें भारत का कोई तोड़ नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में भारत का कोई तोड़ नहीं होगा। और भारत की जो सनातन परंपरा नॉलेज है, वो बाहर अभी भी आते लोग, ऋषिकेश जाइए, बहुत सारे आपको फॉरेनर्स पड़ जाएंगे, लेकिन एक वो टाइम होगा कि जब पूरा विदेश, पूरा दुनिया भारत की तरफ आकृष्ट होगी। ये राहु की महादशा कब शुरू हो रही है? ये मंगल की महादशा के बाद खत्म होगी। ये काफ़ी जो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, 2032 से शुरू होगी और 2018 तक रहेगी। मतलब 18 साल रहती है, 48 तक लगभग रहेगी। तो बड़ा अच्छा समय है ये भारत के लिए। मतलब वो दिन अब दूर नहीं है, 7 साल और बच रहे हैं। 7 साल बच रहे हैं, बस ये 7 साल थोड़े से खतरनाक हैं। हाँ। मंगल की दशा उथल पुथल होती रहेगी। यहाँ पर एक मैंने टर्म यूज़ किया था, रोहिणी शकट भेदन भी होगा इसी बीच में। हाँ। ये हर 30 साल में होता है, और जब भी होता है थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आती है। तो ये थोड़े से समय है, लेकिन उसके बाद जो स्थिर व्यवस्था आ रही है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, वो बढ़िया जा रही है। एक कुंडली में और रीड करके आया था आज, शिवराज जी की। बड़ी जल्दी वो बीजेपी की किसी हाई पोजीशन पे आपको आते हुए मिलेंगे। ऑलरेडी वो मिनिस्टर्स हैं। हाँ। लेकिन इससे भी बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलती हुई दिख रही है। इस टाइम उनके राजयोग एक्टिवेटेड। आज 3 सितंबर है। मुझे नहीं पता ये पॉडकास्ट कब आए, और हो सकता है तब तक ये हो भी जाए, लेकिन फिर भी मैं आज की डेट बता देता हूँ, 3 सितंबर है। जल्दी ही शिवराज सिंह जी को आप किसी बड़ी पोजीशंस में देखेंगे, बीजेपी अध्यक्ष जैसी पोजीशंस में। ओहो, योगी आदित्यनाथ बनने वाले हैं प्रधानमंत्री, शिवराज जी बन सकते हैं बीजेपी अध्यक्ष, और मोदी जी जब प्रधानमंत्री पद छोड़ेंगे, जो कि बीच में ही छोड़ने वाले हैं, टर्म कंप्लीट नहीं करेंगे, तो वो राष्ट्रपति बनेंगे। बिल्कुल।
ये बहुत बड़ी भविष्यवाणियां हैं, मुझे लगता है प्लेलिस्ट में आपको सेव कर लेना चाहिए इस मैं पॉडकास्ट एक को। व्यक्ति का और नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो समझना चाहते हैं वो समझ जाएंगे। एक और ऐसा व्यक्ति भारतीय राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी में फिर से एक्टिवेटेड होगा मोदी जी के जाने के बाद, क्योंकि मोदी जी के आने तक वो पॉसिबल नहीं। और एक टाइम में ये दोनों, मोदी जी और ये, साथ में काम करते थे। वो मुझसे मिले थे, मेरे ऑफिस आए थे, उनका चार्ट देखा था, मैंने कहा था आप, और शायद वो बिना परिचय के आए थे मेरे ऑफिस में। सबसे बड़ी बात तो आपको ये बताऊँ, अच्छा। वो वैसे वो इंजीनियर है, मैं इतना बता दूं। और आए, उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ सबसे पहले तो रिसेप्शन पे इतना कहा कि मुझे मिलना है, अपना कोई परिचय नहीं दिया, आके मिले। और मैं भी उस टाइम तक इतना ज़्यादा नहीं जानता था, क्योंकि भारत की जो सक्रिय राजनीति से वो 2005-06 में कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी उनके साथ, उसकी वजह से गायब है। तो मैं उनका चार्ट पढ़ रहा था, तो मुझे एकदम, मैंने उनको कहा कि आप, एक तो आपके पॉलिटिकल करियर बहुत अच्छा है, मैंने एक दो चीज़ें और कही कि आपकी एक तो मैरिज नहीं हुई और कोई बच्चे नहीं है, तो उनके नहीं है, ठीक है। तो और आपने काफ़ी स्तर पर काम किया है, और आने वाले टाइम में जो ये ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, आप भारतीय राजनीति में फिर से कहीं ना कहीं मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु बनेंगे, और भारतीय जनता पार्टी में आपकी बहुत अच्छी आपकी वापसी होगी, जिसको बोलते हैं मजबूत पावरफुल पोजीशन में। नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन जो लोग समझना चाहते हैं वो समझ जाएंगे। अगर समझ गए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें, ताकि जिन लोगों को नहीं समझ में आया है वो समझ पाएं। वो आजकल एक बड़ा टर्म चलन में है ना, इफ़ यू नो यू नो, हाँ, तो वो वाला है IYK। तो समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो लिख दें कमेंट में, तो हमें भी पता चल जाएगा। ठीक है, एक चीज़ लेकिन मैं, ये क्लू आपको मिल गया कि वो फेमिलियर फेस नहीं है, ये आप समझ सकते हैं। फेमिलियर फेस होता तो, संगठनात्मक स्तर पर बहुत एक्टिव रहे वो। हाँ ठीक है। और आज भी उनकी जो पकड़ है, जो लोग छिप छिपा के उनसे मिलते हैं, आज भी बीजेपी के बहुत वरिष्ठ लीडर उनके आगे नतमस्तक हैं, छिप छिपा कर मिलते रहते हैं कि पता ना चल जाए इनके संबंध। और जब तक मोदी जी हैं फिलहाल, तो उनकी वापसी नहीं हो सकती, इसलिए 27 के बाद ही आएंगे जब मोदी जी का यहाँ पर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट खत्म होगा। ठीक है, मुझे लगता है आज हमने बहुत ज्ञान भरी बातें हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाई हैं। मैं हमेशा ही कहती हूँ, कोई सवाल अगर आपका है जो आप चाहते हैं कि अंकित जी से हम पूछें, तो कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइए। अगली बार जब मुलाकात होगी तो अंकित जी से वो सवाल हम पूछेंगे। आप जाते जाते, क्योंकि अगर हमारे सामने एक कोई ज्ञानी बैठा हो तो हम उसके ऊपर ये ज़रूर छोड़ देते हैं कि जाते जाते कोई एक टिप आप ज़रूर दीजिए। हालांकि आज के पूरे पॉडकास्ट में मुझे लगता है आपने बहुत सारी टिप ऑलरेडी दे दी है, लेकिन कोई ऐसा सूत्र, कोई एक उक्ति या कोई भी एक बात जो आप मेरे व्यूवर्स को बताना चाहें जिससे उनका भला हो। देखिए, मैं राम भक्त हूँ, कृष्ण भक्त हूँ, सनातनी हूँ, और मैं कहता हूँ कि दो चीज़ें आपके पास हमेशा होनी चाहिए, और दो बुक्स आपको हमेशा फॉलो करनी चाहिए। एक आपको करनी चाहिए रामायण, कि आपको आपके जीवन का किरदार कैसा होना चाहिए। आप अगर अपने भाई से लक्ष्मण जैसे प्रेम की आशा करते हैं, तो आपका खुद का किरदार राम से कम नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से एक पुस्तक है महाभारत, आपको क्या नहीं करना चाहिए। दोनों किताबों को आपको पढ़ना चाहिए। जो लोग सनातनी है, तो आपको आपके जीवन का उद्देश्य पता चलेगा। आखिरी बात ये, एक रामचरितमानस की चौपाई बताता हूँ, जब भी संकट में हो इस चौपाई को मनी मन आप दोहराते रहे। बड़ी अच्छी चौपाई है, सीता माँ दोहराती रहती थी अशोक वाटिका में बैठ के, और इस चौपाई के असर से ही वो वापस आई। वो है, दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आप इसकी चैंटिंग कीजिए, देखिए राम आएंगे, राम आते हैं। राम को आप पहचान नहीं पाते हैं। अब राम वैसे नहीं आएंगे धनुष और तीर लेके, किसी इंसान के रूप में आएंगे, किसी मैसेज के थ्रू आएंगे, लेकिन राम आएंगे ज़रूर। तो राम पर भरोसा रखिए, अपनी आस्था पर भरोसा रखिए, और जो लोग आपकी आस्था और विश्वास के साथ खेल रहे हैं उनसे बचिए। मेरी बस यही सलाह है आप सभी को, कि आपको आपके जीवन में जो किरदार मिला है उसको शिद्दत के साथ निभाइए। दुख परेशानी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो 100 रुपये कमाता है वो भी रात भर जागता है, जो 1000 करोड़ जिसके अकाउंट में वो भी रात भर जाग रहा है। सुख एक अलग कॉन्सेप्ट है, और सुख मिलता है मानसिक शांति से। अपने जीवन को समृद्ध बनाइए, ईश्वर के साथ कनेक्ट होके और अपने पुरुषार्थ से। मेरी यही प्रार्थना है, जितने लोग सुन रहे हैं उनमें से अगर किसी एक का भी भला हो जाएगा, तो मेरे जीवन का जो यहाँ पर आने का उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। इसी के साथ मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। जल्दी फिर हम वापस आएंगे। थैंक यू सो मच। और इसीलिए इस पॉडकास्ट को आपको आगे शेयर भी करना है, वो उद्देश्य पूरा हो सके। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस पॉडकास्ट का पहुंचना ज़रूरी है, ताकि जो मिथ्स मार्केट में फैले हुए हैं ज्योतिष को लेकर के, ज्योतिष की अलग अलग विधाओं को लेकर के, वो लोगों का दूर हो सके। तो इस पॉडकास्ट को अपने जितने भी मित्रगण हैं उनके साथ शेयर करना आप मत भूलिएगा। और इतनी अच्छी बातें आपको आज पता चली हैं, तो लाइक भी इस पॉडकास्ट को आप ज़रूर कीजिए। बहुत धन्यवाद आपका अंकित जी, इतनी ज्ञान भरी बातें और भविष्य की बहुत सी भविष्यवाणियाँ जो आपने आज की हैं, उनके लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।